आने वाले 10 साल में इंडिया की जो मेट्रो सिटीज़ हैं वो अनइनहैबिटेबल यानी कि अनलिवेबल हो जाएंगी। चाइना को देखे तो कैसा उनका पॉल्यूशन जा रहा था, कितना चेंज कर दिया उन्होंने। डेमोक्रेसी की वजह से हमें इसका नुकसान तो नहीं हो रहा है, इंक्लूडिंग एवरी सिंगल पार्टी। मुझे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पसंद ही नहीं है। लगता है करंट जो सिस्टम है इट्स कम्प्लीटली करप्ट, चोर हैं सबके साथ। इस देश का सबसे बड़ा कर्ज जो है वो इस देश के पॉलिटिशियंस हैं। आई होप आई डोंट गेट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस। लिंक्डइन पे भी डाला था अबाउट टेम्पल एंड जोमेटो फाउंडर एंड ऑल, राइट। आजकल सारी कंपनीज स्टार्टेड यूजिंग साइंस एज अ टूल टू फूल द मासेस। कल को कोई टबैको कंपनी कैंसर हॉस्पिटल खोल ले तो आप मना तो कर नहीं सकते हो। ओजेम्पिक इज अबाउट टू डिस्ट्रॉय द फिटनेस इंडस्ट्री। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यूज कर रहे हैं। नहीं, ओजम्पिक जैसे ऐसे बहुत से आए गए ड्रग्स हैं। फिर उसके जब साइड इफेक्ट्स बढ़ने चालू हो जाते हैं, लोग क्विट करते हैं, फिर वजन वापस आ जाता है। सेलिब्रिटीज के पास तो काफी एक्सेस सब कुछ है, बट वो क्यों यूज कर रहे हैं? तो आपने कंडीशन देखी है उनकी। करण जौहर इज टेकिंग अ ड्रग व्हिच ही फील्स इज राइट फॉर हिम, बट द होल वर्ल्ड कैन सी इट्स क्लियरली नॉट। ही इज नॉट लुकिंग हेल्दी। दे शुड नॉट be thought of as idols. बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं, जिम्स चलते हैं, उसमें you know the muscles which they build based on steroids. I think bodybuilding industry is one of the worst examples of health. प्रोटीन पाउडर नेसेसरी है मसल गेन के लिए, व्हाट डू यू थिंक? स्टेरॉइड्स यूज किया है कभी? एआई कोचेस 10 इयर्स में ह्यूमंस कोचेस को रिप्लेस कर देंगे। द मोस्ट अंडररेटेड एक्सरसाइज इज rich people are doing lot of longevity optimization, biohacking. Brian Johnson. My name is Brian Johnson. I take 54 pills, red light therapy, plasma exchanges. उसने $100 मिलियन की अपनी कंपनी खड़ी कर दी है by selling all sorts of products. और वो सप्लीमेंट्स काम भी नहीं करते हैं। He got up in Nikhil Kamat's podcast saying pollution. I was sitting next to him. It's complete PR. He's a PR machine. पूरे इंडिया में वो आया था अपनी मूवी को प्रमोट करने नेटफ्लिक्स की। सारी सिटीज़ में ये मच जाता और घूम फिर के उसको स्टेटमेंट कहाँ बनाना था? निखिल कामत के पॉडकास्ट में, जहाँ उसको पता था कि पूरी मीडिया देखेगी। He walked out of the podcast, recording midway. दिल्ली में किसी नेता है जिसने रेप किया, कन्विक्ट हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसका वो सस्पेंड कर दिया, डन, ही इज आउट नाउ। सो ये तो हमारे कोर्ट्स हैं, ये हमारी जुडिशरी सिस्टम है। And then people wonder why people are leaving. वोट भी तो लोग ही दे रहे हैं, तो आजकल तो वोट चोरी भी हो रही है। पॉइंट इज दिस सिस्टम इज फक्ड अप। I'm frustrated to be very honest. Gen Z अगर है, उनको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, they will have to overthrow this entire political system. सबको सालों को लात मार के भगाओ। 100 million people are there in India who is basically diabetic. 135 million are obese. 27 million kids will be obese by 2030. 100 million, this number is from 2017-2018. Number would be around 200 million diabetics. And 40 million kids are already obese. So ये क्यों हो रहा है? वेलकम जेसी टू अकम्पनी की पॉडकास्ट। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? I'm good, आप बताइए। बहुत सारे चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है रिलेटेड टू हेल्थ। अभी एपिडेमिक चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं हेल्थ वाइज इन इंडिया, और बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिट्स, लाइफस्टाइल हैबिट्स चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपका जानना चाहूँगा, उसके डिटेल डाइव करेंगे हम। पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सो दैट आवर ऑडियंस नोज कि मतलब आप किस वे में इसमें इम्पैक्ट लाना चाह रहे हो। राइट, तो मेरा नाम जितेंद्र चौकसे है। मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पिछले 10 साल से मेरी कंपनी जो है उसका नाम है फिटर। उस कंपनी का मैं फाउंडर हूँ। हमने कुल 4 लाख से ज़्यादा लोगों को 100 से ज़्यादा देशों में ट्रेन किया है। हमारे पास 700 के आसपास में कोचेस हैं, लगभग 30 डॉक्टर्स हैं, 4 PhD साइंटिस्ट हैं। अभी जो कंपनी है वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ जा रही है। आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि जो इंडिया में एक NCD जिसको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, वो करीब 63% जो है वो डेथ्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 63%। और ये नंबर बढ़ के एक टाइम पे 90% होने वाला है आगे 10 से 15 सालों में। तो NCDs जो होते हैं वो प्राइमरली जो है वो लाइफस्टाइल के कारण भी होते हैं, और उनको आप प्रिवेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ राइट लाइफस्टाइल। तो लोगों को एक जो ख़राब हो रही है हमारी लाइफस्टाइल, जिसके कारण ओबेसिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, उनको बचाने के लिए लोगों को हम जागृत करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको समय पे सोना चाहिए, समय पे जागना चाहिए, किस तरह से आपको अपने आप को एक हेल्दी रूटीन में अपने आप को मेंटेन करके रखना चाहिए। खाने पे ज़्यादा फोकस रहता है, एक्सरसाइज पे, स्लीप पे, हाइड्रेशन पे,
तो बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं, जो एनवायरनमेंट एक काफ़ी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, तो हम लोगों को वापस उस पाथ पे लेकर जाना चाहते हैं, वही एम है। और काफ़ी हमारी बड़ी कम्युनिटी है, अब 10 साल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 75 लाख लोगों की कम्युनिटी है ग्लोबली। नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग 10 years। थैंक यू। ये बहुत ही ज़्यादा टफ इंडस्ट्री है, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स बहुत सारे हैं, जिम्स एंड ऑल, राइट। सो compete कर पाना एक ग्लोबल लेवल पे आप जब जा रहे हो, राइट, अब इंडियन लेवल पे आपने अपना एक 10 साल में एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा है, राइट, एंड यू हैव बीन वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एज वेल। सो व्हाट हैव यू लर्नड इन दिस लास्ट 10 years विच हैज़ चेंज्ड इन इंडिया इन हेल्थ? देखिए, फ़ाइट जो है, फ़ाइट कभी भी आपकी दूसरी हेल्थ केयर कंपनी से नहीं होती है। फ़ाइट आपकी होती है उन कंपनीज से जो लोगों को अनहेल्दी बना रही है। तो हमारे कॉम्पिटिटर्स कभी भी जिम या दूसरी हेल्थ और फिटनेस कंपनीज कभी थी नहीं। मैंने पहले भी कई बार ये स्टेटमेंट दे चुका हूँ कि हमारा सबसे बड़ा जो कंपटीशन है वो है फूड डिलीवरी कंपनीज, सबसे बड़ा जो कंपटीशन है वो है अल्कोहल टबैको इंडस्ट्रीज, सबसे बड़ा जो कंपटीशन है वो है OTT प्लेटफॉर्म्स, जो कि लोगों को ना सोने देते हैं चैन से, ना उनको ढंग का खाना खाने देते हैं, और उनको प्रोत्साहित करते हैं फॉर अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग, टबैको, ये सारी चीज़ें। और प्राइमरली इन्हीं चीज़ों के कारण आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग अनहेल्दी हो रहे हैं। तो हेल्थ मतलब ये नहीं है कि आपको अलग से बाहर जाके कुछ एक्स्ट्रा करना है। आप अपने अंदर की जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं, सिर्फ अगर उनको रिमूव कर दें तो 50% से ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स ऐसे रिजॉल्व हो जाएंगे। क्या अनहेल्दी हैबिट्स होते हैं, एक टिपिकली अगर 3 पॉइंट अगर बोले कि ये सबसे ज़्यादा आपने देखा है? सो देखिए, WHO जो है वो बताता है कि सबसे बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स फॉर ऑल द NCDs आर ओबेसिटी एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि मोटापा, एक अनहेल्दी डाइट, दिस इज़ द नंबर 1 रीज़न, देन सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्टिविटी इज़ द सेकंड, देन अल्कोहल एंड टोबैको आर द थर्ड, देन पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स आर द फोर्थ, एंड स्ट्रेस इज़ द फिफ्थ बिगेस्ट फैक्टर। सो ये 5 टॉप फैक्टर्स है एज पर WHO। पॉल्यूशन की आपने बात की, मैं दिल्ली NCR से आता हूँ, अभी बहुत स्केरी सिचुएशन है वहाँ पे, जिस तरह के AQIs हैं। मुझे लगता है कि मतलब अब कोई इंसान जो दिल्ली में रह रहा है, राइट, वो जाए तो जाए कहाँ अगर उसका सब कुछ सेटअप है। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है किस लेवल पे भी पॉल्यूशन है? इवन वी टॉक अबाउट एनी मेट्रो सिटीज़, नॉट ओनली दिल्ली NCR बट इवन मुंबई, पुणे, बैंगलोर। पिछले साल या पिछले के पिछले साल जब मैं निखिल कामत के पॉडकास्ट पे गया था, मैंने उस पॉडकास्ट पे भी ये चीज़ बोली थी कि आने वाले 10 साल में इंडिया की जो ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ हैं वो अनइनहेबिटेबल, यानी कि अनलिवेबल हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं चीज़ वो एक सही होती हुई दिख रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो भी कोई खास इनिशिएटिव्स कुछ ले नहीं रही है। इंस्टेड ऑफ कंसल्टिंग पीपल, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जिनको पता है कि इन चीज़ों को कैसे रिजॉल्व करना है, गवर्नमेंट इज़ लीविंग अप टू पॉलिटिशियंस जिनको इन चीज़ों के बारे में ABCD भी नहीं पता है। तो आई थिंक थोड़ा अगर पब्लिक में कॉन्फिडेंस जगाना है तो सबसे पहले आपको उन लोगों को आगे करना पड़ेगा जिनको पता है कि इन इश्यूज़ को कैसे फिक्स करते हैं। लाइक इंस्टेड ऑफ द दिल्ली चीफ मिनिस्टर सेइंग एवरीथिंग अबाउट AQI, दे शुड आइडियली गेट एनवायरमेंटल साइंटिस्ट टू मेक पब्लिक अपीयरेंसेस एंड स्टेटमेंट्स टू प्रोवाइड देम अश्योरेंस। राइट। काम करें ना करें वो बाद में है, एक पब्लिक कॉन्फिडेंस तो आपको विन करना चाहिए, पब्लिक को ये समझ में तो आना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हैं। तो अभी मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट इज़ केपेबल और हैज़ एनी इंटेंशन ऑफ फिक्सिंग द इशू। और ज़्यादातर जो हमारी कंट्री में चीज़ें होती हैं, हम काफ़ी रिएक्टिव हैं, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम भी जनरली रिएक्टिव है। तो आई डोंट नो कि चीज़ें कैसे अगले 10 साल में इवॉल्व होंगी। वही प्रॉब्लम हो जाती है फिर घूम फिर के कि जो 1% टॉप 10% लोग हैं जिनके पास में पैसा है, वो कैसे ना कैसे उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, या वो इंडिया के बाहर चले जाते हैं। जो लास्ट में प्रॉब्लम होती है वो गरीब लोगों को, और जो रेस्ट ऑफ द 90% ऑफ द पॉपुलेशन है, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, दे आर सफरिंग एंड दे विल कंटिन्यू टू सफर। जब ये हम पॉल्यूशन की बात करते हैं और अभी तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, डोंट यू थिंक कि मतलब इस पे एक एक्शनेबल पूरा एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनानी चाहिए, या जो भी कमेटी बनानी चाहिए, ताकि इस पे साइंटिस्ट के साथ वर्क करे, इवन प्राइवेट प्लेयर्स सच लाइक योर्स, उनके साथ में पार्टनरशिप करनी चाहिए। अगर आप किस लेवल पे भी ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनके साथ प्लान करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें प्राइवेट पार्टीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए। वी स्टे फॉर प्रॉफिट, वी आर ए फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और हम एक सजेशन दे सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि प्राइवेट पार्टीज़ को, गवर्नमेंट को इन चीज़ों में जो पब्लिक फेसिंग इश्यूज़ हैं उनमें इन्वॉल्व करना चाहिए। इट्स नॉट फेयर। गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज़ अ लॉट ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट, उनके पास में खुद एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसका बजट वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं करते हैं, या यूटिलाइज भी करते हैं तो दे डोंट हैव आइडियाज़। आई वुड सजेस्ट कि वहाँ पे दे शुड हैव बेटर साइंटिस्ट जो कि एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस फॉलो करें, इंस्टेड ऑफ पॉलिटिशियंस जो 12वीं फेल हैं। सिर्फ अगर वो उस चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि अपने गधे पॉलिटिशियंस को हटा के जो एक साइंटिस्ट है उनके पास में
जिन्होंने पूरे पॉलिसी पेपर्स लिख रखे हैं, उनके पास में आइडियाज़ हैं, उनके पास में प्लान्स हैं। सो जिस दिन गवर्नमेंट अपने नेताओं की छोड़ के और जो वहाँ के उनके खुद के साइंटिस्ट हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनकी बात सुनना शुरू कर देगी, कंट्री बदलना चालू हो जाएगी। मुझे लगता है इस देश का सबसे बड़ा कर्ज जो है वो इस देश के पॉलिटिशियंस हैं। इवन चाइना को देखिए तो कोविड से पहले उनका भी बहुत सारा सरफेस होता है डिजिटल, कैसा उनका पॉल्यूशन जा रहा था, ऑल दोज थिंग्स इन चाइना, एंड वो कितना चेंज कर दिया उन्होंने। मतलब दिमाग में यही आता है कि डेमोक्रेसी की वजह से हमें इसका नुकसान तो नहीं हो रहा है, बिकॉज पीपल इट गोज अराउंड सिस्टम ब्यूरोक्रेसी, और वो कोई भी एक्शनेबल, कोई भी एक प्लेयर जो है, कोई एक सिस्टम जो है वो अकाउंटेबिलिटी लेता नहीं है। बजट्स पास होते हैं बट उस पर एक्ट नहीं किया जाता। करंट डेमोक्रेसी इज़ नॉट डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसको बोलते हैं। इट्स बेसिकली ऑटोक्रेसी। ओके। जो सारे पॉलिटिशियंस हैं वो लोगों के साथ में गेम खेल रहे हैं। ये एक सिस्टम हो गया है कि बोलने के लिए हमारे पास में इतनी सारी पार्टीज़ हैं, बट द करंट सेटअप इज़ ओनली मेड फॉर अ सेलेक्ट फ्यू पीपल इन द कंट्री। वो जनरल मासेस के लिए बना ही नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या सोचते हैं कि हमें करना चाहिए? क्योंकि इट्स लाइक वी आर ऑन आवर ओन, राइट? व्हेन यू आर इन मेट्रो सिटीज, राइट, आपको अपना खुद का टेक केयर करना पड़ेगा, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? देखिए, हम जैसे लोग तो सर्वाइव कर जाएंगे क्योंकि अभी इट्स ओके, थैंकफुली वी आर वेल टू डू। लेकिन तकलीफ़ होती है जब लोगों को देखते हैं, और तकलीफ़ होती है जब हम कुछ कर नहीं पाते हैं लोगों के लिए। और करें तो करें कैसे? एक इंसान किसी के लिए कितना क्या कर सकता है? तो जिस इंसान को जितना वो कर सकता है उतना कर सकता है, बट घूम फिर के रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है गवर्नमेंट पे। अगर आज के समय में लोगों को, जो 90% लोग हैं, अगर उनको अपनी ज़िंदगी सुधारनी है तो उनको गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ेगी। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं, नेताओं के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ेगी। एक रेवोल्यूशन देश में आना चाहिए जो कि एक करंट पॉलिटिकल सेटअप को पूरा ऊपर से नीचे कर दे। बहुत ज़रूरी है। और वो एक ऐसा यूनिफॉर्म रेवोल्यूशन आना चाहिए जो कि ना जात पात के बेसिस पे आए, जो ना लैंग्वेज के बेसिस पे आए। वो सिर्फ इस बेसिस पे आए कि पिछले 100 साल में इंडिया में गरीबों को और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो कितना उनकी लाइफ बेटर हुई है, कितना उनको बेसिक अम्यूनिटीज़ मिली हैं, जो कि रोटी कपड़ा मकान और अब तो स्वच्छ हवा और पानी ये मिला है। और अगर नहीं मिला है तो हु आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। मुझे लगता है कि जो करंट पॉलिटिकल सेटअप है, इंक्लूडिंग एवरी सिंगल पार्टी, मुझे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पसंद ही नहीं है इंडिया में। लगता है करंट जो सिस्टम है इट्स कम्प्लीटली करप्ट, चोर हैं सबके सब। और लाइक आई सेड, जेन ज़ीज़ एंड अल्फा, दे विल हैव टू फाइट, बिकॉज अगर वो फाइट नहीं करेंगे आज, सो दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी टफ टाइम। अभी हमारे आज के ऑडियंस जो हैं, जो अभी मिड 30s में है, मिड 20s में, मिड 40s में है, टेल मी अब विथ योर एक्सपीरियंस हाउ टू स्टे फिट, हाउ टू गेट फिट फर्स्ट। हेल्दी रहना एक चॉइस नहीं है, वो एक नेसेसिटी है। अचीव कैसे करें, हाउ टू गेट फिट? देखिए, फ़िट रहना कोई ख़ास उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है। देखिए, फ़िट रहने के लिए क्या होता है, बॉडी को मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं मोशन। दूसरा, अच्छे खाने की ज़रूरत, यानी कि न्यूट्रिशन। और अच्छा खाना मतलब ये नहीं कि आपको किसी 5 स्टार में जाके या सैलड्स या कुछ खाना है। आप घर पे खाना खाइए, वो भी काफ़ी अच्छा खाना है। थोड़ा सा ऑयल कम कर दें, थोड़ा सा शुगर कम कर दें, और लिमिट में खाना खाएं, जंगली जानवर की तरह नहीं, इंसानों की तरह। उसके बाद में हो जाता है आपका हाइड्रेशन, यानी कि दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी आपको पीना है। और उसके बाद में आपका रेस्ट, यानी कि 7 से 8 घंटे की स्लीप। अगर इन 4 चीज़ों को आप फिक्स कर देते हैं, यहाँ से आपका हेल्दी होने का प्रोसेस चालू हो जाता है। मुझे लगता है कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर लानत है आपकी ज़िंदगी पे। अगर आपको रात को क्लब जाना है, आपको नींद आ रही है, लेकिन आप नींद आपकी उसको दूर करके और आप जागते हो कि मुझे क्लब जाना है, तो हेल्थ इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कि यार डिफ़िकल्ट है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी। बट लोग ज़्यादातर फिटनेस को, हेल्थ को ना रिएक्टिव लेते हैं प्रोएक्टिव की जगह। हर चीज़ के लिए वो एप्लीकेबल है। हम्म। इंसान स्कूल में पढ़ाई नहीं करता है, फिर जब बेरोज़गार हो जाता है तो उसको लगता है कि यार पढ़ाई लिखाई कर लेते तो थोड़ा कहीं आगे चले जाते हैं। रिएक्टिवनेस जो है वो हमारे कल्चर में बिल्ट इन है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उससे हमारा बिहेवियर शेप होता है। आप देखेंगे कि टीचर्स जो होते हैं स्कूल में बच्चों को बोलते हैं, बच्चों एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, पढ़ाई शुरू कर दो। मैच होने वाला है, चलो अब अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। जब कोई ओकेशन होता है हम उस चीज़ को करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं लाइफ को। जब हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल आता है, मुझे तो फेस्टिवल्स पसंद ही नहीं है, मैं तो हर दिन लाइफ को सेलिब्रेट करता हूँ। मैं डेटा देख रहा था, 100 millions people are there in India who is basically diabetic right now. 135 million are obese. 27 million kids will be obese by 2030. 100 million, this number is from 2017 2018. Okay. I'm roughly assuming, क्योंकि prevalence study हाल ही में हुई नहीं है, तो I'm assuming that it would be number would be around 200 million diabetics, easy, like
जस्ट अ हंच. Oh my God. 40 million kids are already obese. So ये क्यों हो रहा है? लाइफस्टाइल एंड द कल्चर. हमको सिखाया क्या जाता है कि पैसा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई लिखाई कर लो तो जॉब मिल जाएगी, जॉब मिलेगी तो उसके बाद में पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो सेटल हो जाओगे, उसके बाद में बच्चे पैदा होंगे तो साइकिल कंटिन्यूस. पढ़ाने लिखाने सिखाने के उसमें कहीं पे भी हेल्थ का तो इंपॉर्टेंस होता ही नहीं. कब हमारे पेरेंट्स ने बोला कि बेटा एक्सरसाइज कर लो ताकि बड़े लेके तुम फिट हो जाओगे. इवन गेम्स खेलने के लिए मना किया जाता है. पढ़ाई लिखाई करोगे तो नवाब बनोगे, खेलोगे कूदोगे तो गवार बनोगे. You are a parent, right? So now do you think that ये चेंज हो रहा है? हो रहा है. देखिए, कोई चीज़ अगर गंदी आदत वो सालों से चलती आ रही है तो उसको फिक्स करने में भी टाइम लगता है. अब आजकल तो लोग पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं. लोग अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज रहे हैं. डायरेक्ट लोगों को बोल रहे हैं कि तुम स्कूल मत जाओ, खेलो कूदो भी मत, कुछ उनका और ही कुछ चल रहा है. और फिर आजकल इतनी सारी डिसफंक्शनल फैमिलीज हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम. सो बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेंटली एक बर्डन बढ़ता जा रहा है बिकॉज दे आर ऑल्सो सीइंग कि उनके पेरेंट्स एक दूसरे के साथ ही नहीं रह रहे हैं. दिस इज़ अ बोरोड कल्चर, दिस इज़ नॉट अवर एक्चुअल कल्चर. एक्चुअल कल्चर और जो बोरोड कल्चर है उसमें एक जो लाइन है वो डिमिनिश होती जा रही है कहीं ना कहीं. हमें पता ही नहीं है हमारा अस्तित्व क्या है. जो वैल्यूज़ हमारी अच्छी है वो हम छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है, वो हम वेस्टर्न कॉपी कर रहे हैं. और जो वैल्यूज़ बाहर वेस्टर्न की अच्छी है वो हम अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं. इट्स अ मैटर ऑफ ईजी वर्सेस डिफिकल्ट. फिटनेस जो है, आप टीयर 2 टीयर 3 वर्सेस टीयर 1 में क्या डिफरेंस देखते हो? आई थिंक अवेयरनेस काफ़ी कम है टीयर 2 टीयर 3 में. ठीक है. टीयर 1 में अवेयरनेस कुछ ज़्यादा ही है. सो ज़्यादा है मतलब कि यहाँ पे नॉइस भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे बेसिक्स पे लोग फोकस नहीं करते हैं. व्हाट काइंड ऑफ नॉइज? मैंने कल को एक रील में वीडियो देखा जहाँ पे कि उन्होंने एक जिम खोल दिया है जहाँ पे लोग ऐसे पड़े रहते हैं और मशीन्स जो है उनके हाथ पैर मूव कर रही है. तो उनको लग रहा है कि वो एक्सरसाइज है. अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बॉडी नीड्स मैकेनिकल स्ट्रेस यस. to build muscles and that machine is not doing anything. So people are spending money on that instead of going to an actual gym and they are okay popping a pill. और उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि पिल जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी को डैमेज करती है. Ozempic is about to destroy the fitness industry the way, you know, पुश किया जा रहा है, मार्केटिंग हो रही है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यूज कर रहे हैं. या सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं ओजम्पिक जैसे ऐसे बहुत से आए गए ड्रग्स हैं. फिटनेस इंडस्ट्री कहीं नहीं जाने वाली. इफ एनीथिंग फिटनेस इंडस्ट्री विल बिकम मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट. देखिए ओजम्पिक जो है इट्स अ ड्रग विच बेसिकली सप्रेसेस योर एपेटाइट. और क्रैश डाइट्स तो हमेशा से एग्जिस्ट करती आई है. पहले जीएम डाइट्स थी, फिर उसके बाद में डिटॉक्स डाइट थी जहाँ पे कि लोग 2 हफ्ते तक कुछ नहीं खाते थे, फ्रूट्स जूस पीते थे, जीएम डाइट फॉलो करते थे, उनका 2-5 किलो वजन कम हो जाता था 2 हफ्ते में और उसके बाद में फिर वो वजन वापस बढ़ जाता था. अब यहाँ पे ये ड्रग है, यहाँ पे 2 हफ्ते की जगह नाउ यू कैन फॉलो दिस फॉर लेट्स से 1 ईयर. फिर उसके जब साइड इफेक्ट्स बढ़ने चालू हो जाते हैं, लोग क्विट करते हैं, फिर वजन वापस आ जाता है. सो 2 हफ्ते से बढ़ा के आपने उस क्रैश डाइट का ड्यूरेशन बढ़ा के 1 साल कर दिया है. ज़िंदगी 100 साल की होती है. जब वेट वापस आ जाएगा तो 2 चीज़ होगी, आप फिर वापस ड्रग्स लोगे, फिर आपको वो साइड इफेक्ट्स होंगे, या फिर आप चुपचाप कहाँ जाओगे, मतलब अब ये सब फालतूगिरी कर ली, अब मुझे जिम ज्वाइन करके और अच्छे से करना है क्योंकि फिर चॉइस नहीं रहेगी. क्योंकि आप डैमेज इतना ज़्यादा कर चुके होगे आपकी बॉडी को कि अगर आप बॉडी को लाइफस्टाइल के थ्रू फिक्स नहीं करोगे तो फिर आपको क्रॉनिक डिसीज और वो बढ़ते चले जाएंगे. फिर आप योर बॉडी विल हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स. बट सेलिब्रिटीज के पास तो काफी एक्सेस सब कुछ है, राइट? बट वो क्यों यूज कर रहे हैं? करण जौहर, कपिल शर्मा, मेनी पीपल. तो आपने कंडीशन देखी है उनकी, कमेंट्स पढ़े हैं उनके नीचे, कोई नहीं बोल रहा है कि दे लुकिंग हेल्दी. ये शॉर्टकट्स क्यों लेते हैं? मतलब उनके लेवल पे तो उनको पता होना चाहिए एंड दे हैव एक्सेस टू ट्रेनर्स एंड व्हाट नॉट, न्यूट्रिशनिस्ट. सबसे पहले तो ये चीज़ कि सेलिब्रिटीज़ को हमको एक एक्टर्स की तरह ट्रीट करना चाहिए या डायरेक्टर्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि सेलिब्रिटीज़. कोई अगर एक अच्छी मूवी बनाता है, व्हाई डज दैट पर्सन बिकम ए सेलिब्रिटी? मतलब स्पेशल क्या है उसमें? घर में कोई काम कर रहा है वो भी काम ही कर रहा है, कोई इंजीनियर है वो भी कुछ ना कुछ काम ही कर रहा है. तो मूवी बनाना इज़ नॉट समथिंग लाइक अ बिग डील. हमारे देश में इन चीज़ों को ग्लोरीफाई क्यों करते हैं हम? एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, ठीक है, पॉपुलर हैं, अच्छी बात है, लेकिन दे शुड नॉट बी थॉट ऑफ एज आइडल्स एंड दे आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स. उनको गलती करने दो. ज़रूरी थोड़ी ना है कि दे हैव टू बी परफेक्ट इन देयर लाइफ. सो इफ करण जौहर इज टेकिंग अ ड्रग व्हिच ही feels is right for him, but the whole world can see it's clearly not. He's not looking healthy. And they will realize one day or the other. We should not use their mistakes as an example of कि नहीं अभी करण जौहर कर रहा है तो मुझे भी वो गलती करनी है. क्यों भाई, आपके पास में दिमाग है, अपना यूज़ करो. पीपल गेट इजीली इन्फ्लुएंस, नो? तो वो इसलिए क्योंकि पीपल आर नॉट एजुकेटेड, दे डोंट यूज देयर ब्रेन. अपना ब्रेन भी लोगों ने किराए पे देना शुरू कर दिया है. अब और आसान है विद AI, ChatGPT एंड ऑल. वही हो रहा है. They will not even do any critical thinking. सब कुछ वहीं डाल दो. एग्जैक्टली. और आने वाले समय में उनको पता भी नहीं चलेगा क्या सही है क्या गलत, बिकॉज ChatGPT विल टेक देम फॉर अ राइड. हर तरीके से बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, फिटनेस, हेल्थ, माइंड. इवन पीपल डू नॉट वर्क एट ऑल. मतलब अगर हेल्थ पे काम कर भी लेंगे कुछ लोग, बट मेंटल हेल्थ पे तो काम कर ही नहीं रहा कोई, फिजिकल पे कर भी ले तो. एंड मेंटल एंड फिजिकल आर लाइक डे एंड नाइट.
वन कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट दी अदर। आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो इंसान की लाइफ में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारा वैल्यू सिस्टम था कि भाई आपको ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, हार्ड वर्क, एथिक्स, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें लोग भूल रहे हैं फॉर द सेक ऑफ शॉर्टकट्स, क्विक मनी, क्विक पावर, क्विक रिजल्ट्स, एंड इट्स हर्टिंग देम। लॉन्ग टर्म लोगों को नहीं समझ में आता है क्योंकि शॉर्ट टर्म में दे आर गेटिंग रिजल्ट्स। आपने अभी बहुत ज़्यादा लिंक्डइन पे भी डाला भी था अबाउट टेम्पल एंड जोमेटो फाउंडर एंड ऑल, राइट? सो उसमें आपको क्या लगा कि मतलब जो ओवरऑल जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है वहाँ कहाँ मिसिंग थी फॉर यू? आई थिंक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है। आजकल सारी कंपनीज ने एक दे हैव यूज स्टार्टेड यूजिंग साइंस एज अ टूल टू फूल द मासेस, सूडो साइंस। सूडो साइंस टू फूल द मासेस। क्योंकि जब इंसान के पास में साइंटिफिक नो हाउ नहीं होता है, जब उसके पास में एक क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस नहीं होता है, तो सामने वाला कुछ ऐसे बड़े शब्द उसके ऊपर फेंक देता है तो वो इम्प्रेस हो जाता है। तो वही हुआ है यहाँ पे भी। दीपेंद्र साहब ने बोला कि ग्रेविटी एजिंग हाइपोथेसिस which is completely garbage has been dismissed by the larger scientific community, and he was ready to fool the masses on the basis of that. Luckily, you know, some of us, we called him out. Later on he apologized. इज ही स्टिल गोइंग थ्रू इट? बिकॉज उस पे तो काफ़ी R&D खर्च किया होगा। Hypothesis was basically just a placeholder for him launching the device which he is going to launch. So that's okay. We don't have any problem with him launching anything. आप launch करो, कोई problem थोड़ी ना है। कल को कोई टबैको कंपनी कैंसर हॉस्पिटल खोल ले तो आप मना तो कर नहीं सकते हो। आप लोगों को बोल सकते हो कि भाई देख लो ध्यान से कौन है ये जो कि कैंसर के हॉस्पिटल खोल रहे हैं, क्योंकि कैंसर यही बना रहे। करवा भी यही रहे हैं। तो वो ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि देखिए जब कोई भी ऐसी कंपनीज होती हैं जो इस तरह के ख़तरनाक पदार्थ मार्केट में बेचती है, और वही कंपनीज अगर दूसरी तरफ से, वो एक होता है ना मुंह में राम बगल में छुरी, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए अल्कोहल और टबैको कंपनीज कैंसर रिसर्च को लिखने लग जाएं तो घूम फिर के वो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश कर देंगे कि कैंसर जो है वो अल्कोहल से होती नहीं है। करते ही थे। आपने देखा होगा कुछ रिसर्च जिसमें उन्होंने बोला था कि वाइन जो है इट्स गुड फॉर हार्ट, मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ गुड फॉर हार्ट। प्रॉपर प्रोपेगेंडा कैंपेन होता है। हमारे पास में डेटा है विच इज़ कि अल्कोहल इज़ एक्सट्रीमली टॉक्सिक, नो अमाउंट इज़ सेफ। और जो टॉक्सिकोलॉजी की रीसेंट रिपोर्ट्स है, दे सजेस्ट दैट इफ़ वी एस्टैब्लिश अ DRI फॉर अल्कोहल टुडे, इट विल बी हाफ अ ग्लास ऑफ वाइन per year. That is the, if somebody has to say what's the safe DRI, that's the safe DRI. Half a glass of wine once in a year. दैट कैन नेवर हैपन। मतलब आप ले ही नहीं सकते हो ना, हाफ अ ग्लास वाइन में क्या होगा? Basically it means that यू शुड नॉट नेवर। exactly you should never take it. वो एक रिसर्च भी आया था कि ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उसको मारता है। Yes, that is correct. अभी फिटनेस में भी अगर बात करें, देयर इज ऑल्सो मेनी थिंग्स गुड एंड मेनी थिंग्स बैड इन दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिटनेस इंडस्ट्री में बोले तो जैसे बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं, जिम्स चलते हैं, उसमें यू नो द मसल्स विच दे बिल्ड बेस्ड ऑन स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन्स एंड सच, राइट? सो उस पर आपको क्या लगता है? बिकॉज बहुत सारे जो ट्रेनर्स होते हैं दे आर वेल जैक्ड विथ ऑल दोज यू नो सब्सटेंसेस, राइट? जो कि एक नॉर्मल इंसान को जो ट्रेनिंग करने जा रहा है उसको नहीं पता है। बिकॉज अगर वो अवेयर हो जाता है, बिकॉज अब तो बहुत पब्लिकली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट पहले तो लोगों को लगता है वाई कांट आई मेक दैट बॉडी, जो वो फॉलो करते हैं। सो व्हाट हैव यू सीन? I think bodybuilding industry is one of the worst examples of health, फिटनेस। fitness and health. Bodybuilding industry should not be a representation of health. और कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच में एक हेल्थ को लेकर गलत धारणा बनी है, उसके लिए फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल। जो लोगों को उन्होंने डराने का काम किया है, जो लोगों को ड्रग्स से इंट्रोड्यूस कराने का काम किया है, दैट्स व्हाई आई नेवर एसोसिएट माई सेल्फ विद बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री। मैं कभी किसी शोज़ में भी नहीं जाता हूँ। दे कीप कॉलिंग मी एज अ गेस्ट, आई नेवर गो एनी ऑफ द बॉडी बिल्डिंग शोज़। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। आई कीप माई डिस्टेंस फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस। मैं जिम्स में भी हम लोग का नहीं है, वी डोंट हैव एनी tie-ups or associations with gyms. So even though I go to a gym, but we don't have any gyms. We are online nutrition, fitness, lifestyle, and we deal with normal people, regular people. इट क्रिएट्स द सेम पर्सोना लाइक सेलिब्रिटी एंड कॉमन मैन, कि मतलब मुझे ये अचीव करना है, बट वो हेल्दी नहीं अचीव करना। उसके लिए आपको बहुत कुछ गिव अप करना पड़ता है, अपने बॉडी के साथ बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं जो अननेचुरल है, आई फील, राइट? Naturally काफ़ी कुछ अचीव किया जा सकता है। Like if you see my physique, if you see Ronaldo's physique, अभी उन्होंने अपनी पिक्चर पोस्ट की थी at the age of 40. गजब। Exactly. So that is achievable naturally. बट वो आई यू श्योर ही इज टोटली नेचुरल? मतलब वो Yeah, 100%. 100%, नो टेस्टोस्टेरोन, नो स्टेरॉइड्स, नथिंग लाइक दैट? See, जब आप कोई ड्रग्स लेते हो
तो ड्रग्स जो होते हैं वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कोई भी फार्माकोलॉजिक इंटरवेंशन होती है, चाहे वो हार्मोन्स हों, चाहे ओरल्स हों, उसमें कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का होमोस्टैसिस होता है, वो मॉडिफाई होता है, वो पुश होता है, और वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करता है। At this age, when Ronaldo is still in his peak condition, he's playing well, head full of hair, looks like an 18-year-old, and he's jacked amazingly well, and he's a man of discipline. Like nobody gets to a position where he has gotten without keeping that kind of discipline. So he's amongst the 0.001% people on the planet, because people like him are 1 in a billion, right? So I 100% believe that he's completely natural. Okay. So that's not like every Tom and Dick and Harry can achieve. But I'm saying that man can achieve, which means people can try. या बिकॉज सी द पॉइंट इज फिजिक जब हम देखते हैं ना, जैसे मैं एक इंटरव्यू बहुत पहले देखा था रोनी कॉलमैन का, राइट? सो ही वाज एबल टू क्विकली आइडेंटिफाई कि दिस इज मेड विथ टेस्टोस्टेरोन एंड स्टेरॉइड्स एंड सच, और दिस इज नॉट, राइट? सो मेजरली जो उसने एक्सप्लेन किया था कि जो आपके जैक्ड अप नर्व्स दिखते हैं, राइट, ऑल दोज डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब एक बल्की साइज दिखता है आपको, वो विदाउट मतलब ओनली प्रोटीन सप्लीमेंट से एंड विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स लेने से नहीं होने वाला। वो आपको आपका डीएनए लेवल पे जो वो वर्क करता है कि आपका वो मॉडिफाई करता है आपका स्ट्रक्चर, मस्कुलर एंड ऑल, तभी जाके वो दिखता है। तो ही वॉज क्विकली एबल टू आइडेंटिफाई कि दिस पर्सन हैज़ यूज्ड इट एंड दिस पर्सन हैज़ नॉट यूज्ड इट। व्हाट डू यू थिंक? दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका मसल मास और दूसरा होता है फैट परसेंटेज। राइट। वैस्कुलरिटी कम्स वेरी इजीली वंस योर फैट परसेंटेज गोज डाउन, सो वो कोई भी अचीव कर सकता है। हाइपर मस्कुलरिटी या एक सुपर फिजियोलॉजिकल मस्कुलेचर जो है, उसके लिए लोगों को एनाबॉलिक ड्रग्स यूज़ करने पड़ते हैं, और वो टिपिकली यू कैन एस्टिमेट यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज FFMI, विच वाज क्रिएटेड एज अ प्रॉक्सी टू गेज कि किसका कितना FMMI है, एंड वो एक रेंज होती है। तो 24 के ऊपर जिसका FFMI होता है, टिपिकली दे आर अज्यूम दैट दे हैव टेकन सम सॉर्ट ऑफ अ सब्सटेंस। 24 के नीचे अगर किसी का FFMI है 20-22 तक, तो मोस्ट ऑफ दोज थिंग्स कैन बी अचीव नेचुरली। सो बहुत सारे लोग नेचुरली भी इसको अचीव कर सकते हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन। और कई बार क्या होता है कि जो लोग डिसिप्लिन नहीं होते हैं, उन लोगों को भी ना मज़ा आता है लोगों को बोलने में कि नहीं यार नेचुरली पॉसिबल नहीं है, हालांकि उन्होंने कभी ज़िंदगी में खुद डाइट नहीं की है, कभी एक्सरसाइज नहीं की है, तो उनको भी ना थोड़ा ये चुल रहता है कि यार मैं तो करूँगा नहीं, बट मुझे सामने वाले को पॉइंट आउट करना है, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। लोग जल्दी इसलिए फिर शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं, ट्रेनर्स भी सजेस्ट कर देते हैं। आई हैव सीन पर्सनली, मतलब मैं खुद 2011 से जिम कर रहा हूँ। माई ओनली गोल वॉज टू स्टे फिट, right? Be have healthy diet, have healthy everything, right? It's been more than now I guess 14 years, right? You have been to the gym since like 2010 or what? कब से आप कर रहे हो? 25 साल। 25 साल हो गए, बताइए। एंड यू स्टिल लुक सो यंग, यू लुक लाइक यू नो मे बी अराउंड 28 और समथिंग लाइक दैट। I'm 40। या यू आर 40। सो ये जो नेचुरली जब आप वो सब्सटेंसेस लेते हैं जो एक्चुअली बॉडी को माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, और फिर आप वो स्ट्रेस ट्रेनिंग देते हो अपने बॉडी को, वो जो आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है, लोग वो जनरली वो मतलब अचीव करने के लिए जाते भी नहीं, वो शॉर्टकट में मुझे अभी ऐसा दिखना है। दैट्स व्हाट द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम विद दिस इंडस्ट्री, राइट? सो अभी आप जो आपको सुन रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? व्हाट शुड दे गो फॉर, लाइक अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आपके दिमाग में क्या है? अगर वो जिम भी जाते हैं, बिकॉज लाइक यू गो जिम, राइट, तो उन्हें किस वे में इसको आगे प्रोसीड करना चाहिए इन फिटनेस? कीप लॉन्ग टर्म गोल्स। फॉर एग्जांपल 20-25 की साल में अगर आप 20-25 की उम्र में अगर आप यंग हो, फिट हो, आपके 6 पैक एब्स हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लाखों लोगों के हैं। 30-35 की उम्र में है, थोड़ी सी बड़ी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो गिव अप कर जाते हैं शादी के बाद में। 40 की उम्र में है, बहुत ही बड़ी बात है। यू आर लाइक प्रोबब्ली पार्ट ऑफ दैट टॉप 1% की जो कि 40 साल में मैरिड होने के बाद में, बच्चे होने के बाद में कीपिंग योर सेल्फ फिट। 50 के बाद में है, दैट पुट्स यू इन टॉप 0.5% और 0.1%। 60 और 70 की उम्र में अगर आप अपने आप को फिट कर रख रहे हो, तो यू हैव डिफाइड ऑल ऑड्स। सो एक लॉन्ग टर्म गोल बना के रखो कि यार 20-25 की उम्र में मेरे को सिर्फ डिसिप्लिन पे फोकस करना है, मुझे मस्कुलर और जैक नहीं होना है, मुझे सिर्फ वो हैबिट्स बनानी जो मेरे साथ में 50, 60, 70, 80 साल तक रहे। क्योंकि जब 80 साल के इंसान को कोई देखता है ना, और उसके एप्स दिख जाते हैं, देन पीपल लाइक होली शिट, दिस इज वन ऑफ अ काइंड एट 80। सो टारगेट वो नहीं है। सी टुडे I don't feel very impressed with myself. I've been maintaining my shredded physique for the last 10-15 years. राइट। लेकिन अब मेरा टारगेट ये है कि क्या मैं इस फिजिक को, कैन आई कंटिन्यू दिस फिजिक at the age of 50? Can I continue it at the age of 60, 70? And incrementally डिफिकल्ट होता चला जाता है, राइट। क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है उसकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपकी रिकवरी जो होती है वो अफेक्ट हो जाती है, इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट। सो आपको ट्रेनिंग मॉडिफाई करनी पड़ती है, आप चाह कर भी उतना ज़्यादा ट्रेन नहीं कर सकते हो, राइट? सो बॉडी को हाइपरट्रॉफी चाहिए होती है,
लेकिन आप उसको ज़्यादा भी नहीं दे सकते, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू मेंटेन दिस फिजिक, बट गेम तो वही है ना। एब्सोल्युटली। सो अभी जो जिन लोगों का ऑलरेडी मिस्टेक हो चुका है, उन्होंने अपने बॉडी को बहुत हार्म कर लिया है बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल्स विच दे हैव डन, हाउ कैन दे रिकवर इट? Body is pretty agile, it's remarkable, it has the capability to recover itself to a very large extent. All it needs is again the basic fundamentals: motion, nutrition, hydration and rest. आप उन चीज़ों की तरफ बढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी काफ़ी सारा डैमेज जो होती है उसको अंडू कर सकती है। जितने यंग हो और जितनी जल्दी उस चीज़ को करोगे उतना ज़्यादा बॉडी उसको फिक्स करके इट कैन गो टू अ वेरी गुड स्टेट। जितना आपका एक 35-40 उसके बाद में फिर डैमेज थोड़ा कम रिकवर हो पाता है, क्योंकि यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ सेल्यूलर टर्नओवर। तो जब पॉजिटिव साइड ऑफ सेल्यूलर टर्नओवर पे होते हो तो बॉडी उस डैमेज को पूरी तरह से अंडू कर सकती है। व्हाट सेलुलर टर्नओवर फॉर आवर ऑडियंस, यू कैन एक्सप्लेन? सेल्यूलर टर्नओवर जो होता है वो बेसिकली इट्स अ टर्म विच वी, इसको कैसे बताऊँ मैं, कि आपकी बॉडी जो होती है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और हर समय आपकी बॉडी में नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और जो पुराने सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो जब आपकी बॉडी जो बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं तो कई लोग के लिए 27-28, कई लोग के लिए 35-30 के बाद में ये प्रोसेस शुरू होता है, तो उस टाइम पे बॉडी में नए सेल्स कम प्रोड्यूस होते हैं और मरते ज़्यादा हैं। दैट्स व्हेन यू एज एंड दैट्स व्हेन यू गेट ओल्डर एंड यू डाई इवेंचुअली। सो जो एक्सरसाइज करते हैं उनके ये जो रेशियो है वो ज़्यादा बेटर होता है, राइट? साइंटिफिकली इट्स टेस्टेड, राइट? दैट इज़ करेक्ट। I always used to say this line to many people, like our body is supposed to get stressed and our mind is supposed to be relaxed, but irony is that mind is being more stressed and body is being more relaxed. सी स्ट्रेस दोनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो माइंड होता है उसके लिए भी स्ट्रेस ज़रूरी है। Okay. So unless until you put yourself in an uncomfortable situation, learning creates a very good amount of stress. जो skills होती है, जो challenging situations होती हैं, they are also helpful in improving our brain. क्योंकि कोई इंसान को अगर स्ट्रेस नहीं होती तो then they cannot handle bigger stresses. So थोड़ा थोड़ा अमाउंट में स्ट्रेस आपके लिए, बॉडी के लिए, माइंड के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। और कई बार जो साइंटिस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल, they undergo a lot of mental stress and surprisingly they live extraordinarily long life. So even though they are physically very frail, but mentally they are so strong because they challenge themselves, because they keep learning. So learning creates the same kind of stress for your mind that exercise creates for the body. So both mind as well as body, if you challenge it, you'll get more endorphins, more happiness hormones and everything, and that will prolong your life. The cells become more resilient. आपके neurons become more resilient. Your tissues become more resilient. So उनका एक जो degradation process होता है वो slow down हो जाता है। So you have said that for fitness you don't need motivation. It's a basic hygiene you have to follow. Motivation can help, but it's not something you can rely on. It's not something you can rely on for a long term. It can help you get started, but to sustain it, it must become a habit. Rich people are doing lot of longevity optimization, biohacking and such. ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, ब्रायन जॉनसन एंड व्हाट नॉट। व्हाट हैव यू हैव टू से अबाउट दैट? मतलब ये क्या सस्टेनेबल है, क्या ये सही जा रहे हैं, क्या इसमें कुछ है? नहीं, देखिए, बोलने में क्या है कि बोलने में तो मैं कुछ भी बोल दूंगा, लेकिन उस चीज़ को प्रूव करने के लिए उनको और 50 साल लगेंगे अभी। क्योंकि जब तक कोई इंसान खड़े होकर ये नहीं बोलेगा कि यार देखो अब मैं 150 साल का हो गया हूँ एंड यू हैव टू ट्रस्ट मी नाउ, क्योंकि मैं पिछले 50 साल से बोल रहा था कि भाई मैं ज़िंदा रह के बताऊँगा, तब तक उस चीज़ को एक्चुअली यू कांट पुट अ प्रूफ टू दैट। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि इज़ दैट पॉसिबल, आई वुड से नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो बॉडी की फिजियोलॉजी होती है वो अलाउ करती ही नहीं है उस चीज़ को। आप एज को एक, यू कैन एज इन एज ऑप्टिमल मैनर, लेकिन यू कैन नेवर बिकम इमॉर्टल। क्योंकि देखिए आपका जो पूरा यूनिवर्स होता है वो एक बर्थ, ग्रोथ, डिके एंड डेथ साइकिल फॉलो करता है। चाहे वो पेड़ हों या स्टार्स हों, कोई भी जो एक ऑर्गेनिक बीइंग है वो प्रोसेस फॉलो करता है। हाइड्रा जो कि बोलते हैं लिटरली इमॉर्टल, वो भी 14 साल के बाद मर जाता है। द इमॉर्टल जेलीफिश ऑल्सो डाइज आफ्टर 600 ईयर्स। तो इस प्लानट में कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ इमॉर्टल नहीं है। तो टू से कि ह्यूमंस विल बिकम इमॉर्टल, विच ब्रायन जॉनसन कीप्स ऑन पेडलिंग, इज ही स्नेक ऑयल सेल्समैन। उसने $100 मिलियन की अपनी कंपनी खड़ी कर दी है बाय सेलिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ गिमिक्स। आपको लग रहा है वो चैरिटी कर रहा है? चैरिटी कर रहा है तो $100 मिलियन कहाँ से आ गए? सप्लीमेंट्स बेच के। और वो सप्लीमेंट्स काम भी नहीं करते हैं। कोलाजन बेच रहा है, NAD+ बेच रहा है। कितनी रिसर्चेस है NAD+ पे ऊपर? कितने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं जो बोलते हैं कि NMN प्रिकर्सर्स और NAD प्रिकर्सर्स, NMN या NAD प्रिकर्सर्स, NAC, इससे आपकी माइटोकॉन्ड्रियल एफिशिएंसी बढ़ती है या इससे आपका लॉन्जेविटी बढ़ता है? कितने RCTs हैं, कितने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं? 0।
क्यों बेच रहा है फिर वो? बट इतने साल से जो उसने अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, दिखा रहा है, इट्स अ नैरेटिव। इट्स अ नैरेटिव, राइट? आपको ब्रायन जॉनसन के बारे में पता कैसे चला होगा? इफ़ यू थिंक अबाउट इट, you didn't learn about Brian Johnson. Brian Johnson came to you in your news feed. कि guy spends $2 million on prolonging it, this thing. फिर then the next thing is he talks about his nighttime erections. Then another paper you'll think about कि he got up in Nikhil Kamat's podcast saying pollution. I was sitting next to him. It's complete PR. He's a PR machine. ओके। पूरे इंडिया में वो आया था अपनी मूवी को प्रमोट करने नेटफ्लिक्स की। हाँ। उसकी डॉक्यूमेंट्री आई थी डॉन डायर पे, वो प्रमोट करने के लिए आया था। वो सारी सिटीज़ में गया, मच जाता। दिल्ली में क्यों गया, फिर बैंगलोर में क्यों गया, मुंबई में क्यों गया, इतनी सारी जगह क्यों गया? और घूम फिर के उसको स्टेटमेंट कहाँ बनाना था? निखिल कामत के पॉडकास्ट में, जहाँ उसको पता था कि पूरी मीडिया देखेगी एंड इट विल गेट पिक्ड अप। ब्रायन जॉनसन इज अ PR किंग। थिंक ऑफ इट एज लाइक एंड्रू टेट एंड ऑल दिस गाय, व्हाट्स हिज, जेक पॉल फॉर हेल्थ। वहाँ पे उन्होंने बॉक्सिंग का कबाड़ा कर दिया, यहाँ पे हेल्थ का कबाड़ा कर दिया, बस वही है। एंड लोग मतलब वो हेयर उगाने के लिए हैट्स एंड व्हाट नॉट, इज टॉकिंग अबाउट नोट्स एंड सो ही सेलिंग ऑल ऑफ दैट। मैं बोल तो रहा हूँ, $100 मिलियन का उसने बिजनेस क्रिएट कर दिया बाय सेलिंग दीज कमिक्स। लोगों को लग रहा है कि वो ह्यूमंस के लिए कुछ चैरिटेबल कुछ कर रहा है। सेलिंग सप्लीमेंट्स, खुद बनाए भी नहीं है, वो सारे वाइट लेबल सप्लीमेंट्स हैं। सो इसमें रेगुलेशन आना चाहिए ना, फिर नोबडी कैन पेडल थिंग्स लाइक दिस। यार उसमें हर जगह पे रेगुलेशन करके नहीं कर सकते ना। आप बैन क्या क्या करवाओगे? इंडिया में पॉर्न बैन हो गया तो क्या लोगों ने पॉर्न देखना बंद कर दिया? गेमिंग इंडस्ट्री बंद हो गई तो क्या लोगों ने सट्टेबाजी बंद कर दी? एजुकेशन, अवेयरनेस, क्लैरिटी, लीडरशिप, एक पॉजिटिव एक कल्चर जब तक हमारा सेट नहीं होगा, जब तक हमारे लीडर्स एक सही एग्जांपल सेट नहीं करेंगे, उनके नीचे वाले लोग कभी उनके मन में वो रहेगा ही नहीं। हमारे लीडर्स, हमारे नेता ही चोर हैं, तो कोई इंसान जो उनकी फॉलो कर रहा है वो क्यों अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेगा? आज ही वो दिल्ली में किसी नेता है जिसने रेप किया, कन्विक्ट हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसका वो सस्पेंड कर दिया एंड ही इज़ आउट नाउ। सो ये तो हमारे कोर्ट्स हैं, ये हमारी जुडिशरी सिस्टम है, ये हमारे नेता हैं। एंड देन पीपल वंडर व्हाई पीपल आर लीविंग। वोट भी तो लोग ही दे रहे हैं, और वोट नहीं भी दे रहे हैं तो आजकल तो वोट चोरी भी हो रही है। पॉइंट इज दिस सिस्टम इज फक्ड अप, द एंटायर सिस्टम एंड टू एंड। आई एम फ्रस्ट्रेटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे लगता है कि यार क्यों इन सब चीज़ों में पढ़ना है? अपना जितना अपने बस का हो रहा है, जितने लोगों को अपन गाइड कर सकते हैं उतने लोगों को गाइड करो, जितने लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं उतने लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद में ज़्यादा करेंगे तो और खुद का ही दिमाग ख़राब होता है, फिर मन करता है कि ये सब छोड़ के कहीं चले जाओ। बट ये है कि जेंजी अगर है, उनको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो उनको दे विल हैव टू ओवर थ्रू दिस एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम। सबको सालों को लात मार के भगाओ। पूरे देश को बर्बाद कर दिया है नेताओं ने। एंड आई विल कम बैक टू दैट क्वेश्चन, मेट्रो सिटीज लिवेबल नहीं होने वाली है तो क्या करना चाहिए? इतनी सारी जनता मेट्रोज में अब बस आ ही रहे हैं और जो है वो तो है ही, कोई भी प्रॉब्लम्स जो है इस देश की, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं जो फिक्स नहीं हो सकती। फिक्स नहीं हो सकती। विल चाहिए, बट नहीं है ना विल। लोगों में है, गवर्नमेंट में नहीं है ना। गवर्नमेंट फिक्स नहीं करोगे, गवर्नमेंट जो है ना वो इस देश का क्या बोलते हैं, जो एंटायर पॉलिटिकल क्लास है वो एक वायरस की तरह है इस देश में। जब तक वो वायरस क्लियर नहीं होगा ना, वो इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि द intellectual class is going to build their own things because and they don't think of going to politics, right? अलाउड नहीं है यार, वो उठा के जेल में डाल देंगे। कल को रेड हो जाएगी किसी के यहाँ पे, क्या करोगे? आई गो आउट एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस, किसी का नाम ले दूंगा, कल को वो मेरे ऊपर रेड पड़वा देंगे, मुझे जेल में डलवा देंगे, पिटवा देंगे, मेरे घर पे कुछ करवा देंगे। दैट रून्स द एंटायर लाइफ फॉर मी। और उसके बाद में इफ़ आई डू समथिंग दिल सेट अप ए नैरेटिव कि यार इस बंदे ने ये किया वो किया, गलत केस में फंसवा देंगे। पीपल हु हैव नथिंग टू लूज एंड पीपल हु आर एक्चुअली ट्रबल्ड बाय दिस, दे शुड बी द वंस टेकिंग एक्शन। यंग लोग जो हैं, 20-25 साल के लड़के हैं, 18-22 साल के लड़के हैं जो कॉलेज में हैं, जिनके ना बीवी हैं ना बच्चे हैं, दे शुड डू समथिंग अबाउट इट। यंग जनरेशन जो होता है ना, वही हर देश में चेंज लाता है। अब साला हमारे यहाँ का यंग जनरेशन भी ऐसा हो गया है कि वो दारू पी के मस्त पड़ा हुआ है, फैशनबाजी में है। फैशनबाजी में, वो पूरे टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हम लोग इतने इंसाइटफुल बातें करते हैं बट लोग देखते क्या है? वही डांस वाले वीडियोस, रील्स एंड ऑल। पर मुझे लगता है जब तक वो हमारे इस देश का, जब तक यूथ जब तक जागेगा नहीं। और जागेगा नहीं, तब तक इस देश का कुछ नहीं होगा। ओके, वन चेंज एट अ टाइम। हमें वही देखना पड़ेगा कि कौन क्या इम्पैक्ट खुद से ला सकता है, राइट? दैट्स व्हाट वी कैन डू। लाइक यू आर ट्राइंग टू मेक इम्पैक्ट, आई एम ट्राइंग टू गेट impact with the insights of leaders, how they have done. प्रॉब्लम इज कि द थिंग्स आर डिग्रेडिंग सो फास्ट। इंडिविजुअल जो हमारे कंट्रीब्यूशंस है ना, वो कंट्रीब्यूशंस इन अ 10 years पीरियड विल बिकम जीरो अनफॉर्चुनेटली। तो लोग बस बोलेंगे हाँ यार जेसी अच्छा था, उसने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को फिट बना दिया है, दैट्स अबाउट इट। उससे ज़्यादा क्या होगा? देश को फिक्स नहीं कर रहे हैं हम।
फिटनेस पे ही आते हैं फिर वापस. So sorry, but I know this is a fitness podcast. I don't know why. No, this we have covered a lot of good things. You have actually said what is need to be said right now. आपने वो बोला है, right? I hope I don't get into trouble because of this. No, no, you. बनाया वैसा सिस्टम है कि इंसान की आवाज़ ही वो बंद कर देता है, फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हो. आप अल्कोहल, ड्रग्स, OTT, नो एक्सरसाइज, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मोटे हो गए तो फिर तो काम खत्म. फिर हर तरह का बैक पेन, ये पेन. फिर आप युवा नहीं हो, फिर आप सिर्फ एज से युवा हो, आपकी बॉडी आपकी बुढ़े इंसान जैसी है. वही हो रहा है ना. सी देयर इज अ ट्रेंड ऑफ स्किनी फैट, राइट? जो पहले कभी नहीं था. मसल्स नहीं है लेकिन फैट है बेली पे. पेट निकल रहा है. उसका क्या रीजन है? लैक ऑफ एक्सरसाइज. आपकी बॉडी में अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो फैट ऑटोमेटिकली बॉडी स्टोर करती है. वही इंसुलिन जो मसल्स बनाता है, वही इंसुलिन फैट प्रमोट करता है. और ये मिड 30s से ज़्यादा होना चालू हो जाता है बिकॉज आपके मसल्स और डिके करते हैं. यस, सार्कोपेनिया. आई वॉन्ट टू कवर दिस एज वेल कि मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट ईटिंग हैबिट्स. लाइक फॉर एग्जांपल आज के टाइम में हर एक फूड पॉल्यूटेड हो चुका है. अडल्ट्रेटेड. एडल्टेड एंड पॉल्यूटेड आई वुड से बिकॉज वो आपको जितने पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं प्लस जो भी आप बाहर का खा रहे हो, इवन पनीर भी फेक, यू नो, ऑल दोज थिंग्स आर कमिंग. सो हाउ डू यू गो अबाउट योर क्लाइंट्स? आप उनको कैसे सजेस्ट करते हो या आपका खुद का कुछ रूटीन है? दैट्स द वे यू लुक एट हाउ यू न्यूट्रिशन एंड फूड. देखिए, जो वेजिटेबल्स होती हैं उसमें जनरली उनको आप वॉश कर लेते हो, कुक कर लेते हो, तो ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स और रेसिड्यूज जो होते हैं वो चले जाते हैं. ठीक है. तो उतना बड़ा कोई इशू नहीं है. जो कुछ बैंड सब्सटेंसेस से यूज़ होते हैं वो प्रॉब्लमेटिक है. जैसे अभी हाल ही में वो अंडों में नाइट्रोफ्यूरन रेसिड्यूज पाए गए थे, यूजी, जो कि कुक करने के बाद में भी खाने में रह जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम. अब वो एग्स में जो पाए गए थे उनकी क्वांटिटी इतनी कम थी कि उसके लिए आपको कोई 250-300 अंडों खाने पड़ेंगे पर डे फॉर दैट टू बिकम हार्मफुल. वो क्वांटिटी कोई एक सब्सटैंशियल क्वांटिटी नहीं थी, बट उससे एक इंडिकेशन मिल जाती है कि यार कहीं ना कुछ गड़बड़ हो रही है. तो अगर उसको कोई चेक में नहीं रखेंगे आप, अगर उस पर FSSAI कोई कार्रवाई नहीं करेगा, अगर उसके ऊपर स्ट्रिक्टर रेगुलेशन नहीं आएंगे, तो आज उसमें बहुत टाइनी अमाउंट्स में सैंपल मिले हैं, कल हो सकता है कि और ज़्यादा बड़ी अमाउंट में रेसिड्यूज मिल जाएं. राइट. तो वो खाने की, मैं ये बोलूँगा कि खाना स्टिल इज़ नॉट सो बैड. खाना अभी भी उतना ख़राब नहीं है. बट पैकेज्ड फूड जो एपिडेमिक चल रहा है, हर चीज़ जैसे जो वेस्टर्नाइजेशन आया है, हर चीज़ पैकेट में डाल के बेच रहे हैं, सेल्फ लाइफ वाले प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए, उसको भी तो चेंज करना पड़ेगा बिकॉज नाउ पीपल आर इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट एवरीथिंग. उसमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा. देखिए, ये नहीं बोलना चाहिए कि पैकेज फूड सारे ही ख़राब हैं, क्योंकि पैकेज फूड से शेल्फ लाइफ पड़ती है. कई बार अगर आप पैकेज फूड्स नहीं लोगे तो वो सड़ जाते हैं, और वो सड़ा हुआ खाना आपको ज़्यादा बीमार कर सकता है. अब वो कहीं ना कहीं जागरूकता आ रही है, वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस आ रही है वो, लेकिन कस्टमर को अब सवाल पूछना पड़ेगा हर उस कंपनी से कि भाई तुमने ये इंग्रेडिएंट्स डाला, ये क्या है, और ये फ्रेश टमाटोज़ हैं कि वो फ्रेश टमाटो का ट्रेडमार्क है. राइट. तो फेक मार्केटिंग जो है वो नहीं करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं समझ में आता है कि यार ये रियल फ्रूट जूस है या रियल ट्रेडमार्क फ्रूट जूस. इंग्रेडिएंट्स तो पढ़ते ही नहीं है लोग जनरली, इसके वजह से ही हो रहा है. Yes. What kind of protein is the best source of protein for a general people who is trying to get? There's no best protein. इन जनरल जो एग्स होते हैं उसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं, बिकॉज उसका जो रेशो होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है, बायो अवेलेबिलिटी होती है, जो अमाइनो एसिड्स का जो रेशो होता है, उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो एग होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है. उसके बाद में फिर जो वे होता है, वे प्रोटीन, वो कंपैरेबल होता है. वे प्रोटीन मिल्क में पाया जाता है, डेयरी में पाया जाता है. ब्रेस्ट मिल्क जो बच्चे होते हैं उनको भी वे प्रोटीन और कैसीन मिलता है उसमें से. सो वे प्रोटीन इज़ प्रीटी गुड. देन यू हैव लीन सोर्सेस. जो मीट सोर्सेस होते हैं, सी फूड होता है, आपके मीट सोर्सेस होते हैं, पोल्ट्री होती है, लीन मीट होती है, वो दोज आर गुड. देन यू हैव सोया, देन यू हैव किनवा, देन यू हैव प्लांट प्रोटीन सोर्सेस. सो उस तरह से प्रोटीन होता है. एंड हर इंसान को ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा प्रोटीन 100% बेटर प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो होता है उसमें से आपको मिलती क्या है, उसमें आपको अमाइनो एसिड्स मिलती है, और एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग अमाइनो एसिड्स इन द डिजायर्ड क्वांटिटीज, दैट्स इट. सो क्वांटिटी का गेम है. क्वालिटी इज़ बेसिकली कि अमाइनो एसिड्स कितनी मात्रा में प्रेजेंट है. अगर आपको अमाइनो एसिड्स मिल रही हैं तो इट डजेंट मैटर वेदर यू गेटिंग देम फ्रॉम प्लांट प्रोटीन और यू आर गेटिंग देम फ्रॉम एनिमल प्रोटीन. इंडिया में अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन है, मतलब मांसी अगर बोले तो
right? I am myself pure veg. I don't take eggs or chicken or anything else, right? So प्रोटीन के सोर्सेज कम हो जाते हैं, राइट? नेचुरली अपने डाइट में उतने लेवल पे दाल, पल्सेस एंड ऑल जितना भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, बट जो रेशियो हमें चाहिए प्रोटीन का वो नहीं हो पाता, तो वी डिपेंड ऑन वे प्रोटीन और आइसो प्रोटीन और समथिंग लाइक दैट. सो ज़्यादातर लोगों को जो ये वेज वेज हैं, राइट, उनके प्रोटीन डिफिशिएंसी रहती ही है, राइट? और उनको इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है या एजुकेशन नहीं होती है, अनलेस दे गो फॉर अ ट्रेनर एंड दे गाइडेड और लाइक फिटर और समथिंग लाइक दैट, देन दे गाइड देम कि आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए. तो वो कैसे अपने सप्लीमेंट्स प्रोटीन के और अमीनो एसिड्स के कंप्लीट कर सकते हैं? थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेंगे तो उनको बेनिफिट होगा. काफ़ी साल पहले मैंने एक बुक पब्लिश की थी, गेट श्रेडेड नाम की. आज भी फ्री में है वो. मैं तो लोगों को बोल रहा हूँ कि आप कोच मत हायर करो, कम से कम उस बुक को पढ़ लो. तो उसमें पूरा लिखा हुआ है कि किस तरह से प्रोटीन को आप मैच कर सकते हो, क्या क्या सोर्सेस होते हैं वेजिटेरियन के लिए, नॉन वेजिटेरियन के लिए. बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें. वो अगर एक इंसान कोई भी अगर पढ़ ले तो उसको काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है और वो खुद को अपने आप को फिट कर सकता है. I would put that link into the video description so that people can download it and actually read it, because it will be very helpful. हमने तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट करके अपने सालों साल में सीखा है कि वो बुक वॉज ए कल्मिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दैट. क्योंकि मुझे खुद जब मैंने स्टार्ट किया था तो कोई गाइड करने वाला नहीं था. तो जब मैंने खुद अपने आप को फिट करना शुरू किया तो मेरी पूरी जो लर्निंग थी, कम से कम 10-12 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस था उस समय जब मैंने लिखी थी, तो उसको पूरा मैंने कल्मिनेट करके उसमें डाला और जैसे जैसे मैं सीखता गया उसको मॉडिफाई भी करके रखा है. तो उसका आई थिंक 4-5 वर्जन हमने रिलीज़ किए थे. अभी जो लेटेस्ट वर्जन है सारी कुछ चीज़ें उसमें हमने इंक्लूड करके रखी है. आपको क्या लगता है कि इसको हम कैसे सही कर सकते हैं? मतलब जनरल ऑडियंस को कैसे पता होना चाहिए कि ये प्रोटीन कितना उनके बॉडी में चाहिए? मान लीजिए एक्स वेट है, फॉर एग्जांपल समवन इज 70 केजी, राइट? हाउ मच प्रोटीन दे शुड बी एडिंग? लाइक अगर वो सिर्फ ये पॉडकास्ट देख ले, उन्हें आइडिया हो जाए कि हाँ, मुझे अपने बॉडी के लिए इतना प्रोटीन चाहिए. 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट इज़ अ जनरल रिक्वायरमेंट. एक आरडीए, उसको आप समझ के समझो. आरडीए मतलब कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस. उतना कम से कम आप लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा. 70 किलो के हो तो 70 ग्राम प्रोटीन ले लो. 80 किलो के हो तो 80 ग्राम प्रोटीन ले लो. 100 किलो हो तो 100 ग्राम प्रोटीन ले लो. अगर उससे ज़्यादा वेट है आपका तो थोड़ा और उससे ज़्यादा ले लो. और उसके बाद फिर आपका लीन वेट के ऊपर कैलकुलेशन कर लो. बॉडी फैट परसेंटेज माइनस करके उतना प्रोटीन आप ले सकते हो. 50 किलो के हो तो 50 ग्राम कम से कम. तो ये कम से कम बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा भी हो सकता है. ज़्यादा ही चाहिए अगर आपको प्रोटीन, अगर आपको फैट लॉस करना है और थोड़ा सा अपना मस्कुलर एबिलिटी बढ़ाना है, तो आपको उसका 1.5 करना पड़ेगा, आई बिलीव, राइट? मेरा वेट लगभग 69-70 ग्राम के 70 केजीज़ के आसपास में है. सो आई टेक अराउंड 130 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विच इज़ रफली ट्वाइस. ये ले रहा हूँ मैं कम से कम 20 साल से. तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. व्हाट डू यू टेक? खाने से हो जाता है मेरा. एग्स खाता हूँ मैं, सोया खाता हूँ. कितने एग्स खाते हो आप? बताऊँगा नहीं पब्लिक, यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी. अच्छा. तो 8 से 10 अंडे खाता हूँ. कॉलेज टाइम में और मैं स्टार्ट ऑफ करियर में भी खाता था 8 से, मतलब उल्टी आती थी इतने ज़्यादा अंडे. नहीं, मैं एग करी बना के खाता हूँ, अच्छे से खाता हूँ. अच्छा. नहीं, आई यूज्ड टू बॉइल्ड एग. पहले पहले मैं वो करता था स्टार्टिंग में. इससे कितने प्रोटीन का आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है? 10 एग्स, राइट. सो 6 ग्राम के हिसाब से 60 ग्राम प्रोटीन मेरा वहाँ से मिल गया. फिर 400 ग्राम कर्ड हो जाता है, कर्ड हो जाता है. तो उससे 24-25 ग्राम वहाँ से मिल गया. फिर 100 ग्राम मेरा सोया का आटा होता है, 50 ग्राम वहाँ से मिल जाता सोया में तो आई थिंक 49-50% है. 50%. 50% होता है, राइट? और एक वे स्कूप, सो उसमें 24-25 ग्राम. सो 130 ग्राम आपको यहीं से मिल जाता है. वे स्कूप आप लेते हो? Yes. मैं खुद वे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई यूज्ड टू टेक इट. मतलब आई स्टार्टेड ओनली 6 months बैक टेकिंग आइसो, राइट? एंड आई टेक 2 scoops ऑफ एवरी डे. मतलब वे ले रहा था तब भी, वे मॉर्निंग एंड इवनिंग, राइट? 6 o'clock समथिंग, एंड देन अगेन नाउ विथ आइसो. इज इट राइट? इज इट गुड? Sure. Because I think that because I am vegetarian and lot of things which you are doing, soya, atta and all, I am not doing, right? So I have to take care of the nutrients. No problem. And इसके साथ में added way में क्या प्रोटीन के अलावा लेना चाहिए? अमीनो एसिड्स हो गए या विटामिन्स हो गए, आप क्या करते हो जनरली? प्रोटीन में ही अमाइनो एसिड्स होती हैं, तो वही हो गया. उसके बाद में फिर एज सच मेरे पास में और कुछ लेता नहीं. क्रिएटिन एंड सच? आई डोंट टेक इट. इफ़ पीपल वांट टू टेक इट दे कैन टेक इट. मैं जनरली आई कीप माई सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन मिनिमम. सो मेरा कोई सप्लीमेंट है नहीं है. मैं बेसिकली D3 लेता हूँ अलॉन्ग विद B12 और K2 के साथ में आती है, तो वो मैं लेता हूँ क्योंकि मेरी डेफिशिएंसी थी. उसके अलावा एज सच मैं कुछ नहीं लेता हूँ. What do you think about BCAA, EAA? प्रोटीन अगर ले रहे हो तो उसकी ज़रूरत नहीं. नहीं है. BCAA इज ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स. सो ल्यूसीन, आइसोलेसिन, वेलिन, ये आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का ही पार्ट होती हैं. तो ऑलरेडी अगर आप प्रोटीन ले रहे हो, वे प्रोटीन ले रहे हो, उसमें सफिशिएंट अमाउंट में होती है, अलग से लेने की ज़रूरत नहीं. Do you take pre-workout or something like that? नॉट एनी मोर. आई यूज टू टेक प्री वर्कआउट.
बट इट यूज टू हर्ट माई स्लीप, सो अभी मैं कॉफ़ी थोड़ा सा ऑरेंज जूस के साथ में ले लेता हूँ। कॉफी ऑरेंज जूस के साथ ये नया कॉम्बिनेशन है, ये कैसे हो रहा है? हाँ, यहीं पे एक मेरी एम्प्लॉई है स्नेहा, उसने मुझे आदत लगा दी इसकी, एंड शी कन्विंस्ड मी कि आई शुड ड्रिंक ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि वो ना अलग अलग, एंड दीज कॉफ़ी पीपल आर लाइक वियर्ड, उनको ब्रू करने में बड़ा मज़ा आता है कि कहीं ये कॉफ़ी वो कॉफ़ी, और मुझे तो एकदम ब्लैक कॉफ़ी इतनी घटिया लगती है, मैं कभी सोचता भी नहीं हूँ। बट उसने बोला कि इसको यू ड्रिंक विथ ऑरेंज जूस, मैंगो जूस, एंड weirdly enough I developed a taste for it and it tastes amazing. So अभी रोज़ मेरे घर पे I have that brewed black coffee और उसमें प्लस I mix some orange juice, कभी mango juice. It tastes amazing, आधा आधा मिक्स करके. So that's my new pre-workout. सो उससे काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स और वो सब आपको मिल जाते हैं, बट Yes. इट क्रिएट्स लॉट ऑफ, मतलब हैबिचुअली आपको बहुत हैबिचुअल होता है, राइट? ये आदत पड़ जाती है उसकी, फिर छोड़ना मुश्किल होता है आपको। ऐसा कुछ नहीं है, लाइक मेरे लिए कोई भी आदत छोड़ना डिफिकल्ट नहीं है। जिस दिन मैं ठान लेता हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, उस दिन नहीं करता हूँ। प्री वर्कआउट जब मुझे लगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई स्विच टू कॉफ़ी। जिस दिन लगेगा कॉफ़ी छोड़नी है उस दिन छोड़ दूँगा। आप रेसिपी बताओगे, हमारे लोग वो भी बना पाएँ? सो यार आपको ना कैंस मिलती हैं ब्लैक कॉफ़ी की जो ब्रू होते हैं, ठीक है। एंड अभी मुझे वो कंपनी का नाम नहीं पता, कुछ तो भी आउल वाउल करके होती है, उसमें कड़वी सी एकदम ब्लैक कॉफ़ी होती है, और उसको मैं आधी ले लेता हूँ। पाउडर है? नहीं नहीं, प्रॉपर ब्रू? कैन आती है, जैसे अपनी कैंस आती है ना सॉफ्ट ड्रिंक टाइप की, उस टाइप की कॉफ़ी की कैन आती है और ब्रू, और उसमें आप थोड़ा सा मैंगो जूस मिला दो, आधा आधा। सो आधा कॉफ़ी आधा मैंगो जूस, उसको शेक कर लो, इट टेस्ट अमेजिंग। एंड आपने ऑरेंज भी बोला, ऑरेंज जूस, मैंगो जूस, पाइनएप्पल जूस। एंड ये नेचुरल जूस डालते हो या फिर वो भी ऐसे कैन वाले होते हैं? नहीं, कैन जूस ही आता है। कैन जूस। नेचुरल जूस कहाँ मिलता है यार। Oh, nice. तो so for protein for women I want to know because you know generally men में हम फिटनेस की ज़्यादा बात करते हैं, बट मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा इशू है कि वुमेन को उतनी प्रोटीन ना, वो केयर रहता है कि ओके मुझे मसल नहीं चाहिए तो आई डोंट नीड टू गो जिम, आई डोंट नीड टू टेक प्रोटीन्स, एंड with एज प्रोग्रेसिंग थिंग्स बिकम वर्स एंड वर्स फॉर वुमेन, right? So what have you have recommendation for women? सेम प्रोटीन जो मेन का होता है वही होता है। सेम ग्राम लेना चाहिए? सेम सेम सेम, कुछ अलग कुछ स्पेसिफिकेशन, मतलब ऐसे वुमेन स्पेसिफिक करके कोई प्रोटीन नहीं होता है, क्योंकि घूम फिर के अमाइनो एसिड्स होते हैं, सेम अमाइनो एसिड्स होते हैं। उसके लिए वुमेन स्पेसिफिक कोई एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड नहीं होती है, इट्स सेम। What supplements you recommend to your clients in Fitter? We don't recommend any supplements unless until there's a deficiency. Which is always the case, no? Yes, and we have a very strict policy. So कोई भी coach जो है, unless until they have a existing, they have a good rationale, they are not supposed to recommend any supplements, and we don't endorse any brands also. So this is a strict guideline. The idea is to move away from crutches. Use them as tools, but not as crutches. So focus more on natural habits, food. When people start taking too many supplements, it is basically an indication that their food is bad. Food intake is bad. Food intake is bad. So idea is to fix them their food intake, try to get them most of the things from the food itself. हर बार possible नहीं होता है, कोशिश रहती है। Food में यही soya and you know different kind of protein you recommend? लोगों को पसंद नहीं है सोया, लोगों को पसंद नहीं है, सो कई बार बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई करनी पड़ती हैं बेस्ड ऑन पीपल्स नीड्स। और हमारी जो फिलॉसफी है, दिस इज़ नॉट, सी आई फॉलो अ स्ट्रिक्ट डाइट, बट मैं, लोगों को लगता है कि वो स्ट्रिक्ट डाइट है उनके हिसाब से, मुझे नहीं लगता, मैं बचपन से वैसे ही हूँ, मुझे एक ही तरह का खाना पसंद है। और कैसे होता है ना, जैसे मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग ऐसा 50 तरह का खाना कैसे खा लेते हैं रोज़, सो आई कांट रिलेट विद दैम। मुझे रोज़ एक ही तरह का खाना खाना पसंद है, क्योंकि मुझे एक दिन में जो खाना खा रहा हूँ उससे मुझे मज़ा आ रहा है, तो मुझे रोज़ वही मज़ा चाहिए। अगर मैं रोज़ जिम जा रहा हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है तो मुझे रोज़ जिम जाना है। क्या खाते हो आप रोज? वही एग करी, वही सोया चपाती, वही कर्ड, उसमें अच्छे से मेरा एकदम शुगर फ्री डाल के, एंड देन मिक्स इट विद अ लिटिल बिट ऑफ ओट्स एंड ड्राई फ्रूट्स Every day? एवरी डे। And how many times you eat? Breakfast, lunch, dinner, or only 2 times? लंच अराउंड 11 o'clock मेरा लंच हो जाता है, First is lunch only. लंच, Brunch you can say if 11 o'clock. एंड देन 6 o'clock मेरा डिनर फिनिश हो जाता है, 5:30 6 o'clock। Both are the same thing or सेम फूड, same food? वही जो मॉर्निंग में बना होता है वही बचा रहता है, रेफ्रिजरेटर में चला जाता है, उसके बाद वहाँ से निकाल के हीट करके आ जाता है। Very easy for your cook. वेरी इजी फॉर हर, शी इज़ बीन विद अस फॉर नाउ 4 years। इसके पहले जो कुक थी वो यहाँ पे, शी इज़ कंप्लीटिंग 4 years। इसके पहले जो थी आंटी हमारे यहाँ पे अभी भी आती हैं घर पे, शी वॉज विद अस फॉर ऑलमोस्ट 6-7 years। But for you it is the case like आपकी वाइफ के लिए, किड्स के लिए? माई डॉटर इज ऑल्सो वेरी सिंपल, वाइफ ऑल्सो वेरी, बिकॉज शी ऑल्सो फॉलोज हर डाइट, तो उसका वेराइटी रहती है, बट ऐसे शी इज़ नॉट वेरी फसी, शी इज़ ऑल्सो वेरी फिट।
माई डॉटर इज़ ऑल्सो इनटू बास्केटबॉल, शी इज़ ऑल्सो वेरी फिट। सो एक वो पूरी फैमिली में और हमारे कंसेप्ट गुड फूड, गुड एक्सरसाइज चलता है। फिटनेस एडवाइस आपकी वाइफ लेते हैं आपसे? नहीं, ट्रेनर से ले लेंगे, आपसे नहीं लेंगे? कोच से लेती हो, ओके। मुझे देती हो क्या एडवाइस दिया आपकी वाइफ ने? कि अब एक बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस बताइए आपकी वाइफ। कि अब बॉडी वैसी नहीं रही। अब वैसी नहीं रही तो एडवाइस नहीं हो ना, इट्स टॉन्ट टॉन्ट वाइफ का ये अधिकार है कि अपने हस्बैंड को टॉन्ट तो देना ही। अब वो मजा नहीं है, अब वो बात नहीं है आपकी। नहीं, शी कीप्स ऑन टेलिंग, पॉइंट आउट करती है कि हाँ वो जब मार्शल आर्ट्स करते थे ना तब बॉडी बहुत एकदम रिप थी, अभी अभी थोड़ा सा ऐसे बल्की बल्की हो गए हो। तो काफ़ी बुरा लगता है मुझे, फिर मैं और ट्रेन करता हूँ अपने आप को। शी कीप्स यू चेक्ड नॉट जस्ट हर, माई डॉटर ऑल्सो, उसको भी बड़ा मज़ा आता है मुझे चढ़ाने में। तो because you yourself are so much attentive to your body, so people like to probably take fun of that. दे लव इट। जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो किसको लेना चाहिए अगर कोई लेता है तो? किसी को नहीं। किसी को नहीं लेना चाहिए, राइट? इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू एनीबडी। नो, इवन बॉडी बिल्डिंग कर रहा है उनको लेना चाहिए, उनको भी नहीं लेना चाहिए। किसी को भी नहीं। सप्लीमेंट्स में मैं बात करना चाह रहा था, तो सप्लीमेंट्स में जैसे नॉट अबाउट एनी ब्रांड बट इट्स कॉल्ड प्रोटीन सप्लीमेंट्स, लोग उसको बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन दे देते हैं कि मतलब ओ ये तो सप्लीमेंट लेता है, बट इट इज़ जस्ट व्हाट डाइट नहीं दे पा रहा है वो आप सप्लीमेंट से ले रहे हो रिगार्डलेस ऑफ ब्रांड, राइट? सो सप्लीमेंट्स में आप क्या जनरली रिकमेंड करते हो कि किस किस चीज़ को फुलफिल करना चाहिए विद द नीड ऑफ बॉडी? सप्लीमेंट 3 तरह के होते हैं जनरली। जो आपके होते हैं फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, जिसमें कि आपका कोई एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, वो अगर आपको चाहिए होता है दैट यू कैन सप्लीमेंट। फॉर एग्जांपल जो एथलीट्स होते हैं दे टेक डेक्सट्रोस, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट होता है, राइट? देन you have glucose, which is again a food supplement, which is again used by a lot of athletes who want quick energy. Then you have protein supplements, which is your macronutrient अगर आपको food से नहीं मिल रहा है. Then second होते हैं essential supplements, या जो vitamins और minerals होते हैं, कंडीशनली एसेंशियल सप्लीमेंट्स और असेंशियल सप्लीमेंट्स, जो कि अगर आपको कुछ मिनरल डेफिशिएंसीज़ हैं, विटामिन डेफिशिएंसीज़ हैं, तो उनको पूरा करने के लिए जैसे आयरन सप्लीमेंट्स हो गए, जिंक सप्लीमेंट हो गए, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स हो गए, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हो गए, या B12 या D3 सप्लीमेंट्स हो गए। अगर आपको डेफिशिएंसी है, दैट डेफिशिएंसी इज़ गोइंग टू हर्ट यू, सो उसको आप जितनी जल्दी कंप्लीट करेंगे वो बेटर है। सो दीज आर असेंशियल एंड कंडीशनली असेंशियल सप्लीमेंट्स। फिर आपके हो जाते हैं अर्गोनॉमिक सप्लीमेंट्स। अर्गोनॉमिक सप्लीमेंट्स जो कि आपको एक्सरसाइज में हेल्प करते हैं, रिकवरी में हेल्प करते हैं, या आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल कैफ़ीन एज ए अर्गोनॉमिक सप्लीमेंट आपका फोकस बढ़ाता है, इट कैन इम्प्रूव योर एक्सरसाइज इंटेंसिटी। फिर क्रिएटिन हो गया, बीटा एलेनिन हो गई, तो दीज आर अर्गोनॉमिक सप्लीमेंट्स। तो डिपेंडिंग ऑन आपको किस तरह के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, यू कैन यूज़ दिस सप्लीमेंट्स। सो डू दिस एनालिसिस लाइक आपकी टीम करती है जब भी क्लाइंट के साथ होता है ये? ऑफ कोर्स दीज आर बेसिक्स, सो एवरीबडी नोज दिस। काफ़ी सारे बिफोर आफ्टर के फिटर का खुद का मैं खुद भी देखता हूँ, सोशल मीडिया पे आता है, राइट? सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इतनी फास्ट 6 मंथ्स 3 मंथ्स ऐसे में आते हैं, वो क्या हैक करते हैं कि मतलब ये उनके फिटनेस जर्नी में कि वो अचीव हो पाता है? आपको करके देखना पड़ेगा। राइट। बेसिक्स होती हैं। देखिए, जब आप डाइटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, आप स्लीप करना शुरू करते हैं, आप स्टार्ट वॉक करना शुरू कर देते हैं, तो जनरली 8 से 10 किलो वज़न 12 हफ्ते में कम करना इज़ अ वेरी एवरेज, दैट्स व्हाट हैपेंस अक्रॉस इन आवर सिस्टम। 6 महीना एक काफ़ी समय होता है, और फैट लॉस उसमें काफ़ी इजी होता है, मसल गेन काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो कई बार हमारे पास जो लोग आते हैं जो बोलते हैं कि बॉडी नहीं बन रही है, उनकी बॉडी बनी रहती है, बट उनकी बॉडी में बहुत सारी चर्बी यानी फ़ैट होता है। तो व्हेन दे लूज़ फैट, वो बॉडी विजिबल होनी शुरू हो जाती है। तो कई बार उसके कारण एक ड्रास्टिक अपीयरेंस आ जाती है। फिर कई बार जो लोग होते हैं जो ओवरवेट होते हैं, ओवरवेट लोगों का मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई होता है, तो उनको वो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो कम कैलोरीज खाते हैं, जबकि उनको ज़्यादा कैलोरीज खानी चाहिए। यस ऑफ कोर्स। सो बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है, तो वो जिनको खानी चाहिए 3-4 हज़ार कैलोरीज दिन की, बिकॉज दे आर 150 kgs और 120-130 kgs, खा रहे होते हैं 800 कैलोरीज, तो उनका वहाँ पे वेट लूज़ नहीं होता है। यहाँ पे आते हैं, वी फीड दम प्रॉपरली एंड देन दे स्टार्ट लूजिंग वेट। उनका 15-20 किलो जब वज़न कम हो जाता है, तो दे हैव अ ड्रामेटिक अपीयरेंस चेंज। ये अच्छा पॉइंट बोला आपने, ये बड़ा मिथ है, ये थोड़ा सा बताइए, जो ओवरवेट होते हैं उनको ज़्यादा क्यों खानी चाहिए? और स्टारवेशन स्टडीज़ कंडक्ट की गई थी, जिसमें उन्होंने पाया कि जब लोग हाइपोकैलोरिक डाइट्स पे जाते हैं, 800-1000 कैलोरीज की डाइट पे, सो बॉडी गोज़ इनटू समथिंग कॉल्ड एज अ स्टारवेशन मोड। तो इनिशियली जो बॉडी होती है वो आपका फ़ैट लूज़ ज़्यादा करती है। सो फैट और मसल जो होती है, बॉडी लूज़ तो बहुत करती है, क्योंकि जो आप कैटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म अप्लाइज टू फैट एज वेल एज मसल्स। लेकिन आप एक्सरसाइज करते हैं या सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन इंटेक लेते हैं, तो आपकी बॉडी मसल को कम कैटाबोलाइज करती है, फैट को ज़्यादा कैटाबोलाइज करती है, राइट? सो आपको इन प्रपोर्शन टू मसल यू लूज़ मोर फैट।
बट जब आप हाइपोकैलोरिक डाइट्स पे जाते हैं, क्रैश डाइट्स पे जाते हैं, व्हेन द बॉडी इज़ नॉट गेटिंग सफिशिएंट प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल रहे हैं और आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो जो फैट का परसेंटेज होता है वो कम होता है, बॉडी मसल ज़्यादा लूज करती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस द बॉडी हिट्स अ प्लेटू, जो भी मिलता है बॉडी स्टोर करती है बॉडी स्टार्ट्स प्रिजर्विंग इट. कि लगता है कि इसको नहीं मिलने वाला है, सो इट स्टार्ट डूइंग दैट। तो उस समय में अगर ज़्यादा खाओ और इंटेंस एक्सरसाइज, अच्छे एक्सरसाइज करो, तो यू लूज मोर। In the famine paradox, yes. The body starts storing in anticipation कि there's going to be a famine. एंड व्हाट अबाउट कीटो डाइट, बहुत पॉपुलर हुआ है पिछले कुछ सालों में। है मार्केट में कुछ 50 साल तो हो गए होंगे रफली, बट वो आता जाता रहता है. इट्स ओके, people who want to follow ketogenic diet and can sustain, they can follow it. क्या होता है कीटो डाइट में, कैसे चेंज आता है? Change is the same as any other diet. You go in calorie deficit. Ketogenic diet में instead of using carbohydrates as fuel, you start using ketone bodies, which are a derivative of your fatty acids. So होता कुछ नहीं है उसमें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट लॉस होता है, बट दैट इज़ प्राइमरली बिकॉज आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं दे ऑल्सो एसोसिएट विद ऑलमोस्ट 3 to 4 times as much वाटर. तो आपका ग्लाइकोजन जब लूज़ होता है तो वाटर भी लूज़ होता है. सो इनिशियल 2 to 3 weeks में पीपल लूज़ 3 to 4 kg एक्स्ट्रा, बट दैट इज़ प्राइमरली बिकॉज ऑफ वाटर वेट, और वो बाद में स्टेबलाइज हो जाता है. सो रिसर्चर्स हैव फाउंड आउट, especially if you see the Kevin Hall studies from 2018, these were metabolic ward studies. So they found out कि low carb diet or ketogenic diets, initially they showed slightly higher difference because of the switch in the Randall cycle or initially increased water loss, but over a 12-month period there was marginal difference between the two. So it doesn't matter. Why are Indians less muscular, height wise, muscular wise? Genetically कुछ problem है कि मतलब because of the equator or placement of our place or something like that? Surprisingly, the weather is actually favorable. Weather is favorable, so it's not a bad weather. We live in a tropical climate, and so weather is not really a problem. Um, so weather is very comfortable, which so दूसरी जो प्रॉब्लम होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन, अब उनके भी जीन्स जो हैं कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, एंड दे ऑल्सो वर एबल टू फिक्स दीज जीन्स. देखिए जीन्स में जो होता है वो इतने शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं आता है, लेकिन अगर आप चाइना के देखें तो उन्होंने लगभग 8 सेंटीमीटर से उनकी हाइट बढ़ी है पिछले 50 सालों में. वहीं इंडिया की 1 सेंटीमीटर हाइट कम हुई है. कम हुई है, वही वेस्टर्न अफ्रीकन में तो ऑलरेडी हो रहा है। जब उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में एनालाइज करते हैं तो देखेंगे कि न्यूट्रिशनल जो नीड्स होती हैं वो फिक्स की गई हैं. वहाँ पे चाइना का एक एवरेज प्रोटीन इंटेक देखें आप, 75 ग्राम पर कैपिटा बन के आता है, 75 से 80 ग्राम. इंडिया में वो चीज़ 50-60 ग्राम के आसपास में है, और गवर्नमेंट जो है उनके आंकड़े भी जो थोड़े होते हैं वो झूठे होते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट का मैंने पेपर देखा था उसमें द वे दे हैव डिराइव्ड प्रोटीन इनटेक पर कैपिटा, वो कैसे कि किसी व्यक्ति की फैमिली है, 4 लोगों की फैमिली है, उसने 1 बोरी अनाज खरीदा तो उस 1 बोरी अनाज से उस 4 लोगों को कितना प्रोटीन मिला होगा, उस तरह से वो कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ नॉट अ करेक्ट वे. कैसे करेक्टली किया जाता है फिर? नाइट्रोजन बैलेंस चेक करना चाहिए, इंडिविजुअल फैमिली मेम्बर्स एक्चुअल में कितना प्रोटीन खा रहे हैं उस तरह से आपको चेक करना चाहिए. क्योंकि आप बोल रहे हो 50-60 ग्राम इंडिया एवरेज प्रोटीन कंज्यूम करती है, मैं तो यहीं आपके सामने बोल रहा हूँ. आप बताओ आपकी फैमिली में लोग करते हैं क्या 50-60 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम? आई डोंट थिंक सो। एग्जैक्टली. एंड नोबडी हैज द कैलकुलेशन आल्सो, नो, मतलब कितना राइस कितना खा रहे हैं। नहीं खाते लोग. वेजिटेरियन लोग हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग भी है, ग्रेवी ज़्यादा खाते हैं, तला हुआ ज़्यादा खाते हैं, सो नहीं खाते लोग इतना प्रोटीन. तो गवर्नमेंट के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो करेक्टली मेजर्ड नहीं है. कार्ब्स फिर भी इंडिया में मतलब हाईएस्ट होगा कंपेयर टू चाइना, आई फील कि कार्ब्स बहुत ज़्यादा। जो ट्रेड डेटा है वो सजेस्ट करता है कि इंडिया में पर कैपिटल कंजम्पशन ऑफ रिफाइंड ऑयल इज़ रफली अराउंड 65 ग्राम्स, रिफाइंड शुगर इज़ अराउंड 55 ग्राम. सो 800 कैलोरीज तो सिर्फ रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड शुगर से आ रही है. ओवर सिस्टमिक पीरियड ऑफ टाइम ये सही किया जा सकता है? और ये आप क्या लगता है आपको, मतलब ओवरऑल यहाँ पे गेन भी करना, और जो यहाँ के जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं आप उनको अगर देखो और कंपेयर करो आप विथ लुक, बॉडी बिल्डिंग इज़ अ बैड स्पोर्ट. मुझे उससे उसका कुछ लेना देना है नहीं है, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स होते हैं और ड्रग्स लेते हैं. सो वो आप नॉर्मल लोगों पे जो चीज़ अप्लाई नहीं होती तो उसको हमको वी शुड नॉट एग्जाम्पलीफाई दोज काइंड ऑफ थिंग्स. बट इफ़ यू आर आस्किंग मी कि नॉर्मल लोगों को अगर हमको फिट बनाना है, उनकी हाइट हमें इम्प्रूव करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पॉलिसी लेवल चेंजेस लेके आने पड़ेंगे. पॉलिसी लेवल चेंजेस वही लोग लेके आ सकते हैं जिनको वो चीज़ समझ में आती हो. हमारे नेता कौन से फिट हैं? एक फिट नहीं है, सबके पेट बाहर निकले हुए हैं. एक्सरसाइज के नाम पे क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं. आई हैव नॉट लुक्ड एट इट एट दैट लेवल की मतलब नेता में कौन फिट है, बट नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, ऑफ कोर्स देयर इज नो वन. आई एम श्योर देर आर. No one I can remember right now. You can probably count them on fingers. Okay, now we'll talk about sleep.
So there are so many things which are coming related to sleep, which was not earlier part of anybody's information, but because of the devices, watches and whatnot, REM sleep, deep sleep, ये सब आ रहा है, right? पहला तो मैं जानना चाहूँगा कितना ये मतलब एब्सोल्युटली साइंटिफिकली वैलिड चीज़ है, ये कैलकुलेट करना, मेजर करना, इससे फ़ायदा होता है, और कितना मार्केटिंग गिमिक है बिकॉज डिवाइसेस आर देयर. आपने लैब देखी है शायद, आई शो यू द लैब. तो देखिए क्या होता है ना कि कोई भी जो चीज़ आपको मेजर करनी होती है उसको आप या तो मेडिकल इक्विपमेंट से मेजर करोगे, और या फिर आप कुछ इस तरह से, जैसे आपकी एप्पल वॉच आपने पहनी है, हार्ट रिंग मैंने पहनी है, या इस चीज़ से मेजर करोगे. डिफरेंस ये होता है कि ये जो है इससे मेजर करना थोड़ा कन्वीनियंट होता है, ये उतना एक्यूरेट नहीं होता है हर चीज़ के लिए. क्योंकि अगर आप जाओगे और वहाँ लैब में देखोगे, वी हैव ए स्लीप मशीन, PSG मशीन इतनी बड़ी होती है, और उसमें कुछ लीड्स होती हैं ढेर सारी जो आपके चेस्ट पे लगानी होती है, ब्रेन के ऊपर लगानी पड़ती है, नाक में, मुंह में पूरा लगाना पड़ता है, राइट. तो वो आप हर जगह आपके साथ में लेके घूम नहीं सकते हो. सो दैट बिकम्स अ बिगेस्ट रेस्ट्रिक्शन. सो अब ये डिवाइसेस जो काम करती है वो कैसे करती है, इनमें PPG सेंसर होते हैं, इसमें भी, उसमें भी, और टेम्पल में भी, सारे डिवाइसेस में. PPG सेंसर्स क्या करते हैं कि आपकी स्किन में एक लाइट छोड़ते हैं, और आपके स्किन में जो वेसिकल्स होते हैं, अब उसमें से ब्लड फ्लो होता रहता है, राइट. सो कॉन्स्टेंटली ब्लड जो होता है उसकी एक वेलोसिटी रहती है, उसका एक वॉल्यूम होता है, एक थिकनेस होती है, राइट. तो उसके बेसिस पे जो आपका लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, और क्योंकि आपका ब्लड जो होता है वो साइकिल्स में मूव करता है, क्योंकि आपके सिस्टोलिक डायस्टोलिक, राइट. सो उसमें जो चेंजेस होते हैं रिफ्रैक्शन में, वो मेजर करता है ये. और वो जो चेंजेस होते हैं उसका आप लिटरली यू कैन प्लॉट अ कर्व. ओके. तो एक पल्स ट्रांजिट टाइम हो गया, या जो आपका पल्स एम्पलीट्यूड हो गया, ये सब चीज़ें आप ट्रैक करते हो. अब इनको हम क्या करते हैं, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि वेव फॉर्म से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. और जो हमारी मेडिकल डिवाइसेस होती हैं उसमें, लेट्स से हमने 100 कैंडिडेट्स को हमने उसमें टेस्ट कर लिया, और हमको पता है कि ये कैंडिडेट की एज इतनी थी, वेट इतना था, ये था, और इसका ये मेजरमेंट आया. अब इस डेटा से हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, और उस रिग्रेशन को हम ये जो हमारे पल्स एम्पलीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक्स थे इससे मैप करते हैं. तो these devices never calculate something, they estimate something. बेसिस जिसके पास में जितना बड़ा लैब और जितना उन्होंने रिजल्ट किया है, जो स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स होते हैं उसके बेसिस पे. So how much accurate these devices are? सो एक्यूरेसी डिपेंड्स. जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट रेट के लिए तो दीज आर वेरी वेरी एक्यूरेट, क्योंकि हार्ट रेट इज़ अ वेरी की कैरेक्टरिस्टिक. सो हार्ट रेट, लाइक फॉर एग्जांपल इवन द रिंग, राइट, इट्स वेरी एक्यूरेट. वी आर ऑल्सो फाइलिंग फॉर अ CDSO अप्रूवल नाउ, हार्ट रेट एंड SpO2. Then you have HRV, which is again like a basal calculation, so वो भी काफ़ी accurate. काफ़ी accurate होता है HRV. हम जो अर्ली SDNN एक होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल है, दे से SDNN, बट आई थिंक दे मेजर इट यूजिंग RMSSD. सो हम हर घंटे में करते हैं, एप्पल शायद 3-4 घंटे में एक बार करता है. उसी तरह से फिर बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिराइव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सो उसके लिए एल्गोरिदम होते हैं. फॉर एग्जांपल जब आप सोते हो तो आपकी घड़ी को एक्चुअल पता नहीं होता कि आप सो रहे हो. आपकी घड़ी क्या करती है, वो देखती है कि आपका मोशन जो है वो ज़ीरो है, आपका हार्ट रेट जो है वो कम हो गया है, आपका HRV जो है वो बढ़ गया है, कम हुआ है, आपका SpO2. सो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे एल्गोरिदम लिखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिग्राफी. सो आपका हार्ट रेट, आपका मोशन, आपका SpO2, आपका HRV, इसके बेसिस पे वो डिटरमिन करता है कि आप सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो. तो फिर उनको डीप और रेम स्लीप ही कैसे पता लगता है? हार्ट रेट और HRV. सो जब आपकी डीप स्लीप होती है तो जनरली क्या पाया गया है कि जब आप लाइट स्लीप होती है तो उसमें आपका जो एक हार्ट रेट होता है, वो इज़ अराउंड 10-20% लोअर देन योर एक्टिव हार्ट रेट. जब डीप स्लीप में होता है तो वो 20-25 से, और फिर फर्दर रेम स्लीप में 30% तक का वो डिक्रीज हो जाता है. सो हार्ट रेट की जो स्टेजेस होते हैं, HRV की जो स्टेजेस होती है, और मूवमेंट जो होता है, उसके बेसिस पे वो एस्टिमेट करता है. एंड कितना एक्यूरेटली कर पाता है स्लीप? Most of the devices they measure your sleep timings very accurately. 90-95% they can measure your sleep timing, कि आप सोए कितने बजे हो, उठे कितने बजे हो. Deep sleep, REM sleep, स्टेजेस नहीं सही से कर पाते मतलब? 70-80%. Like for example, this device can track it up to 80%, right? Which is good enough. बिकॉज जब वो पूरा दिखाता है ग्राफ, रेम स्लीप, डीप स्लीप, लाइट स्लीप, तो थोड़ा सा अलार्मिंग लगता है सामने वालों कि मैं सही से सोया नहीं क्या, बिकॉज ज़्यादातर टाइम डिफिशियंसी दिखती है. नहीं, एप्पल में प्रॉब्लम है. एप्पल डिवाइस जो होती है उसमें स्लीप की जो स्टेजेस है, इट मिस कैलकुलेट्स ऑलवेज. किस में सही आती है? सो रिंग्स में काफ़ी सही आती है. वाई मतलब टेक्नोलॉजी उसमें कुछ ज़्यादा अच्छी है? रेस्ट में आप जब सोते हो ना, तो सोते समय जो आपकी डिवाइस है उसका मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, नॉइस काफ़ी ज़्यादा होती है उसमें. रिंग जो होती है, क्योंकि वो आपकी उसमें टाइटली वो रहती है, सो इसमें क्या होता है ना कि जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो एकदम क्लीन रहते हैं.
तो नॉइज़ काफ़ी कम होती है, तो एस्टिमेशन काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ग्रिप अच्छा होता है तो प्रॉपरली डिस्टर्बेंस कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा कैलकुलेट कर पाते हैं आप। सो ऑल रिस्ट बेस्ड डिवाइसेस हैव अ प्रॉब्लम, वो स्लीप के जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं उसमें नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी इसके आगे मैं जानना चाहता हूँ व्हाई यंग पीपल आर नॉट एबल टू फोकस। इज इट टू डू विथ स्लीप, इज इट टू डू विथ डिस्ट्रैक्शंस इन देयर ओवरऑल लाइफ? मतलब मैं देख रहा हूँ जितने भी ज़्यादा जेंजी और ऐसे यूथ को मैं देख रहा हूँ, या और जनरल जनता भी, हमारे मिलेनियल एंड ऑल, जो प्रोबेबली फोकस है, कंसंट्रेशन है, उसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा घट गई है। क्या रीज़न हो सकता है? They're not prioritizing sleep because they think their body is not getting affected. यंग जब इंसान होता है तो उसको समझ में नहीं आता है, दे थिंक दे आर इनविंसिबल। और जैसे जैसे फिर 35 क्रॉस करता है तो बॉडी एकदम डिग्रेड होना चालू हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली उसको थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि दीज आर बिकॉज ऑफ दोज मायोपिक टेंडेंसीज कि इंसान को दूर का दिखता नहीं है, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। और वो कैसे सही कर सकते हैं? दे हैव टू बी लेस मायोपिक, लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स एग्जांपल्स। आपके आजू बाजू देखो जिन लोगों ने उस चीज़ को इग्नोर किया, नाउ दे आर सफरिंग। सी द प्रॉब्लम ऑफ टुडेज जनरेशन इज वी लुक एट ओल्डर पीपल एंड दे थिंक दैट विल नॉट हैपन विद अस। हैपन्स विद अस, दे आर अस। Where is the biggest business for you, like Bangalore, Mumbai, Delhi, NCR? Pune continues to be our biggest city. Bangalore comes at number one. Then we have Mumbai, we have Chennai, we have Delhi. So ऐसे सारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ से काफ़ी बिजनेस आता है। एंड ऑनलाइन ज़्यादा होता है या फिर आप मतलब उनको ऑफलाइन लेके? नहीं, हमारा मेजॉरिटी बिजनेस इज ऑनलाइन। लैब इज जस्ट ओपन दिस मंथ, so this is our first lab. We plan to open 5 more labs and NCD clinics. Even then I think primarily business will be online. एंड लैब्स के थ्रू आप क्या क्या चीज़ें देना चाह रहे हो इसके थ्रू? Our coaching is basically how we move the needle, right? It's the intervention. A diagnostic is how you assess the baseline. These variables is how you monitor the changes, right? So coaching जो होती है वो इंसान को पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाती है। डायग्नोस्टिक बताती है कि वो पॉइंट कौन सा है, आप पॉइंट ए पे हो फिर पॉइंट बी पे हो। और ये डिवाइस जो होती है मॉनिटर कर बताती है कि आप वो चेंजेस जो हैं बताए हैं वो फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से तीनों चीज़ें होती हैं, वो सिंक में काम करती हैं। तो डायग्नोस्टिक पहले नहीं था, अब डायग्नोस्टिक आ गया है, तो हम लोगों को बता सकते हैं कि आपका बेसलाइन क्या है। तो पहले क्या है, सिर्फ वेट के ऊपर डिस्कशन होता था, बॉडी फैट के ऊपर डिस्कशन होता था। अब बायोमार्कर्स के बारे में बात करते हैं हम। अब हम HbA1c चेक करते हैं, अब हम उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल से इवैल्यूएट करते हैं, अब हम उनका पूरा लिपिड प्रोफाइल इवैल्यूएट करते हैं, हार्मोन्स, विटामिन्स, ऑल दोज थिंग्स आर इवैल्यूएटेड, और फिर हम उसमें सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट उनको शो करके बताते हैं। तो अब आप हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कर रहे हो अलग अलग सेक्टर में, राइट? आपने डिवाइसेस भी, हार्ट रिंग आपने लॉन्च किया है। हाउ इज दिस गोइंग, लाइक दिस प्रोडक्ट? It's fantastic. It's grown almost 400% this year. एंड यू हैव साइंड रोहित शर्मा। Rohit Sharma was last year. We are looking for another long-term deal, so discussions are going on. In the meantime, we also have Shahid Kapoor. Does this celebrity or cricketer or a fitness celebrity helps you to position you as in the market like that? ज़रूरी हो जाता है यार। कई बार क्या होता है, जैसे जब आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हो तो उसमें आप नॉर्मल एड्स जब करते हो तो उसके CTRs जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। एक सेलिब्रिटी या ब्रांड फेस आ जाता है तो उससे CTRs बेटर हो जाते हैं। So it has nothing to do with you're not lending your credibility to somebody else or you're not getting their credibility. It's just a matter of optimizing for these campaigns, क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो होती है काफ़ी ट्रिकी होती है। एंड व्हाट हैपेंस इज बिकॉज फेसबुक या मेटा या गूगल जो है, सो मेनी कंपनीज आर मार्केटिंग। तो क्या होता है कि जो माइंड शेयर होता है वो लोगों का इतने सारे कंपनीज में डिवाइड हो जाता है। तो हाउ डू यू कैप्चर दैट माइंड शेयर? सो यू ऑलवेज लुकिंग फॉर लेवरेज। अब वो लेवरेज आपके प्रोडक्ट से आ जाता है, आपके ब्रांड से हो जाता है, या आपकी ऑफरिंग से हो जाता है। सो पुराने जो यूज़र्स हैं उनको तो पता है कि आप क्या करते हो, और जो एक ऑर्गेनिक वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है वो तो चल ही रहा है। लेकिन जो नए यूज़र्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि फिटर क्या है, तो वहाँ पे उनका माइंड शेयर कैप्चर करने के लिए कई बार सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स, क्रिकेटिंग इंडोर्समेंट्स, एथलीट्स, हम काफ़ी एथलीट्स को भी इंडोर्स करते हैं, तो वो काम करती हैं चीज़ें। और वॉच से बेटर है रिंग, इफ़ यू विल कंपेयर एप्पल टू एप्पल, की वॉच जो दे पाता है और रिंग जो दे पाता है, क्या आपको लगता है डिफरेंस? वॉच में फीचर्स ज़्यादा होता है, एक्यूरेसी उतनी नहीं होती जितनी रिंग्स में होती। रिंग्स आर मोर कन्वीनियंट, बैटरी बैकअप जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस रिंग लास्ट फॉर 7 to 9 days इन द बिगनिंग, और जो वॉच होती है वो जनरली 2 से 3 दिन चल पाती है। कई बार 24 घंटे में आपको रिचार्ज करना पड़ता है, तो एक कन्वीनियंस काफ़ी हो जाता है। फिर यू डोंट हैव टू टेक इट ऑफ। आपको नहाना है, कपड़े धोना है वॉशिंग मशीन में, या कुछ भी करना है, आई नेवर टेक इट ऑफ। आई ओनली टेक इट ऑफ एंड आई हैव टू चार्ज इट वंस इन 1 week और 10 days। सो एक वो कन्वीनियंस फैक्टर काफ़ी आ जाता है। देन इट्स नॉट अनकम्फर्टेबल।
वॉचेस को पहन के सोना इज़ डिफ़िकल्ट, रिंग को पहनना पता भी नहीं चलता है कि आपने पहनी हुई है। सो उस तरह से एक अर्गोनॉमिक फैक्टर काफ़ी बेटर होता है रिंग्स के केस में। कुछ ना कुछ चीज़ों में वॉचेस आर मोर एक्यूरेट, जैसे स्टेप्स फॉर एग्जांपल या डिस्टेंस जो होता है। सो रनर्स के लिए फॉर एग्जांपल वॉचेस आर मोर हेल्पफुल बिकॉज वॉचेस में जीपीएस होता है, रिंग्स में वॉच जीपीएस नहीं होता है। तो हमारे अभी अभी के केस में हम क्या करते हैं कि इसमें जीपीएस मोड दे के रखा हुआ है सो दैट इट कैन लेवरेज योर फोन्स जीपीएस। जीपीएस जो होता है वो एक बड़ा चिप होता है। सो इवन दो नैनो जीपीएस जो आता है that is also much bigger than this. This has a HDI Flex PCB, which is like a flexible PCB और बहुत छोटी होती है, इज़ लाइक बेयरली 2.53 mm, जो कि अभी इंडिया में बनती नहीं है। सो अभी द फर्स्ट HDI PCB फैक्ट्री इन इंडिया विल बी इनॉग्रेटेड इन द ईयर 2027। गवर्नमेंट हैज स्पेंट अराउंड 3000 करोड़ इन दैट प्रोसेस। सो ये आप खुद तो मैन्युफैक्चर नहीं करते होगे, यू विल हैव कोई नहीं करता है मैन्युफैक्चर। आउटसोर्स द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग इन डिवाइसेस की नहीं होती है, तो अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू मैन्युफैक्चर देम आउटसाइड इंडिया। एंड ये R&D वगैरह जो है वो भी वही करते हैं। R&D इन हाउस होती है। ये कुछ अराउंड 25 के कॉस्ट पड़ता है ना इनर में। दिस रिंग वी रिटेल इट फॉर अराउंड 19,000 रुपीज़। एंड बाहर भी, इंडिया के बाहर भी आप सेल कर रहे हो इसको, या इंडिया में ही भी है? नहीं, इंडिया के बाहर भी करते हैं। यूएस में हमारा सेकंड लार्जेस्ट मार्केट। आई वॉन्ट टू नाउ अंडरस्टैंड कि अगला 10 साल कैसे आप प्लान कर रहे हो, क्या होने वाला है इस इंडस्ट्री में, व्हाट आर योर प्लान्स एंड व्हाट डू यू थिंक इंडस्ट्री गोइंग टुवर्ड्स? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का होपफुली थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ेगा। सो आई थिंक पिछले 10 साल में हम लोगों ने काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट किया है, लोगों को एजुकेट किया है। मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन एजुकेटेड थ्रू आवर प्लेटफॉर्म, और वो एजुकेशन जो है विल कंटिन्यू, विल ट्राई टू मूव पीपल अवे फ्रॉम क्रॉनिक ड्रग्स, will try to move people away from sedentary behavior, from crap, junk food and bad habits. Idea is कितने लोग जो हैं वो एक बैलेंस की तरफ मूव कर रहे हैं, people who can say no to bad habits and say yes to good habits. सो वही ओवर द नेक्स्ट 10 years, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इन हैबिट्स की तरफ मूव करेंगे, अच्छी हैबिट्स की तरफ, उतने कम लोग हॉस्पिटलाइज होंगे। अभी जो हॉस्पिटल सिस्टम है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, इट इज़ गुड बट इट्स नॉट गोइंग टू सफिशेंट, क्योंकि हमारे पास ना ही उतने डॉक्टर्स हैं, ना ही उतने हॉस्पिटल्स हैं जो कि इतने सारे इंडियंस को दिल बी एबल टू फिक्स देम और फिट देम इन। तो कहीं ना कहीं अगर हम उसमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ आज मूव नहीं करेंगे तो हमारे जो हेल्थ केयर बर्डन है वो काफ़ी बढ़ता चला जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी 2023 में, जैसे 7% ऑफ इंडियंस स्लाइड इनटू पॉवर्टी एवरी ईयर बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर कॉस्ट। और जो हमारा एक्सपेंस होता है हेल्थ केयर का एक्सपेंस, उसमें से 40% इज OP, विच इज़ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। सो विल कवर नाउ रैपिड फायर राउंड, कपल ऑफ क्वेश्चंस। श्योर। स्टेरॉइड्स यूज किया है कभी? No, I've never used any kind of drugs. And no, I don't believe in steroids. Using steroids to build muscles is absolutely bad for you. You should never use steroids. You should build naturally. I've been training myself for 25 years and I'll continue to train every single day for the rest of my life. I don't need drugs. फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स 90% फेक है, आपको क्या लगता है? यार अब पता नहीं कहाँ से आंकड़ा आया, बट या यू कैन से दैट दैट्स अ गुड नंबर। जनरली फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स नहीं, ये अप्लाइज टू एवरी अदर फील्ड। जेन्युइन काफ़ी कम ही लोग होते हैं। प्रोटीन पाउडर नेसेसरी है मसल गेन के लिए, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोटीन ज़रूरी है, प्रोटीन पाउडर्स नहीं। प्रोटीन पाउडर्स कैन बी हैड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट प्रोटीन फ्रॉम योर फूड, बट अगर आपके फूड में से आपको प्रोटीन मिल रहा है तो फिर अलग से पाउडर्स की ज़रूरत नहीं है। कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, डिटॉक्स, जूस, क्लींस, फैड है या साइंस? रैंक करो आप 1 to 10। Keto diet is not a fad, it's a diet which can be done if somebody does sustainably. It's not a problem. It can also be healthy for some people, not a problem. Detox diets and GM diets and all these are fads. These are not healthy. What about intermittent fasting? Intermittent fasting is not a diet, it's a dieting technique. So it's like, for example, you can say I also follow intermittent fasting because I eat 2 meals a day. So it's a dieting technique. And that is good, right? I mean, it's okay. It fits your lifestyle. It's not mandatory. I eat 2 meals a day. My wife eats 4 meals a day, but individually she eats very small amount of food in each meal. I eat more quantities in every meal. So for me, it suits. For my wife, 4 meals works better. People start complaining with intermittent fasting that they start having gas and everything. Don't do it. That is not suitable for them. Of course not. जिम वर्सेस होम वर्कआउट, कौन सा बेटर है? Both are equally effective. Workout is important. जिम में करो या घर में वर्कआउट करो। आपको कौन सा इफेक्टिव लगता है फिर भी? मैं तो जिम जाता हूँ। जब जिम नहीं होता है, जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं होटल में भी कर लेता हूँ। आपके ही कॉम्पिटिटर Cult.fit, उनका एक्विजिशन हुआ टाटा से। डू यू थिंक इट वाज अ गुड एक्विजिशन फॉर द ओवरऑल इंडस्ट्री? आई हैव नो कमेंट्स ऑन दैट। वो मुझे आइडिया नहीं है यार उनका, क्योंकि मतलब दे हैव जिम्स एंड विच इज़ गुड। सो वी आर नॉट इनटू अ बिजनेस ऑफ जिम्स, सो टेक्निकली दे आर नॉट आवर कंपिटिटर्स।
But I think if they are prospering and more people are going to the gym, that for the nation overall, that's a good thing. I think companies like Cult should grow, and companies which are supplying unhealthy foods to people, they should grow less. Tobacco companies should grow less. Alcohol companies should grow less. Food delivery companies should grow less. वो जो प्रॉब्लम है वो है, कल्ट जैसी कंपनी अगर ग्रो कर रही है तो दैट्स गुड फॉर ओवरऑल इंडस्ट्री. AI कोचेस 10 इयर्स में ह्यूमंस कोचेस को रिप्लेस कर देंगे. व्हाट डू यू थिंक? वी हैव AI. We have a AI coach. We are giving it for free. सो आपको लगता है रिप्लेस करेंगे? रिप्लेस करना होता तो फिर फ्री में नहीं देते ना. फिर उसका चार्ज लेते हम. बट आगे आपको लगता है ये अडॉप्शन ज़्यादा लोग उसी से डाइट्स एंड एवरीथिंग मांग लेंगे? Not in India. इंडिया में ह्यूमन टच विल ऑलवेज बी वेरी इंपॉर्टेंट. वी ग्रू अप इन दैट. सी क्या होता है ना कि आप बर्गर पिज़्ज़ा ये सब खाते हो ना, आपको टेम्पररी थोड़ा अच्छा लगता है, बट क्रेव जो होता है ना वो आपको वो घर का खाना ही होता है. उसी तरह से इंडिया में ह्यूमन कनेक्शन इज at most important. We've lived in a society which is very close. We've talked to humans. We love gossip. We talking to people. वो कभी नहीं जाने वाला. इंडिया में AI कोचेस काम नहीं करेंगे. इंडिया में ह्यूमन कोचेस ही चाहिए. फिटर का IPO का प्लान है नेक्स्ट 5-7 ईयर्स में? देखेंगे. अभी हाल फिलहाल तो नहीं. अभी we'll continue growing privately. अगर आज 1000 करोड़ वैल्यूएशन पे ऑफर आए, विल यू टेक इट? नहीं. See, I'm at a point where money is not a concern. At this point of time, I want to build a legacy. Unfortunately, I don't have a choice. It's because I started something, and so unless until I finish it, I always be anxious and I'll always keep moving towards it. So I have, like, I think when you talk to me, you can get that I'm deeply frustrated and I want to make changes. और अगर वो changes नहीं आ रहे हैं तो then it doesn't make sense how much money I make. I'll never be happy. I'll never be peaceful. Binary choices I'll give you. Cardio or weight? Weight training. Why? Weight training build muscles. Muscles are more important than your anything else over a long period of time. Muscles and strength is a very big predictor of your longevity. And over a period of time, weight training से भी आपका cardiovascular endurance बढ़ता ही है. If you see the new paper which has come out in the American Cardiology Journal में जब publish हुआ था, and even the American Diabetes Association, उन्होंने बोला है कि weight training they started this in December 2021, updated guidelines. They suggested that weight training also improves your cardiovascular endurance. So weight training से आपको दोनों benefits मिल रहे हैं, muscles भी build हो रहे हैं, आपका endurance भी build हो रहा है, तो problem क्या है? Keto or balanced macros? Not very sustainable if you go on ketogenic diet. If you can sustain, it's good. Short term के लिए ठीक है. Long enough time period में लोग sustain नहीं कर पाते हैं ketogenic diets. Fasted cardio or science or scam? कोई rational नहीं है fasted cardio का. Nothing. Like you burn more free fatty acids, but उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है. Overall flux जो होता है बॉडी में वो आपके 24 hours में determine होता है. Just by doing fasted cardio, it doesn't make any sense. Cheat days harmful or helpful overall? I don't believe in cheat days. I believe in if you need cheat days, which means कि आपकी जो normal diet है वो आपको पसंद नहीं है. And that's why you want to cheat, right? The concept of cheating is that you don't like something, and to avoid that, like you are like tolerating that thing for 6 days, and one day you're going out and cheating. I think it's philosophically also not correct, morally also not correct, and I think at a physiological level is also not making any difference in the body. Ideally, you should stick to a diet that you feel good in every single day. Supplement necessary or marketing? Again, I explained you. So supplements are, like I said, food supplements, ergonomic supplements, conditional and non-conditional supplements, conditionally essential supplements. So वो depend करता है. It's a nuance is required, context is required. Can't say it's marketing gimmick. I'd say most of the supplements which are sold in the market, they are gimmicks. But there is a class of certain supplements like creatine is important, then vitamin D, B12, zinc, magnesium, all these things are important. Then you have your dextrose or your whey protein or pea protein or proteins. These are all important. Well, it was fantastic conversation with you, JC. A lot of things to learn for me, for India, and everyone who will watch this podcast. Last piece of advice for our audience. Build yourself physically, mentally. बोलना चालू करो. अंधे मत बनो. देश अपने आप से नहीं सुधरेगा, हमें उसको सुधारना पड़ता है. जैसे वो किसी मूवी में शायद डायलॉग था रंग दे बसंती में कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, उसको सुधारना पड़ता है. आई थिंक जब तक इस देश का युवा जागेगा नहीं और कुछ कदम नहीं लेगा ठोस, तब तक इस देश का कुछ नहीं होने वाला. और जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हमने कोशिश की, लेकिन अब नाउ वी आर नॉट ऑफ दैट एज वेयर वी हैव अ लॉट टू लूज़.
So even if we have that fire in us, we won't be able to make a difference. We'll try, but we are not that at that position yet where we can make a big difference. So unless until the youth wakes up and starts questioning the government, we'll support them. You know, people like us will support them, and there's hundreds of thousands of people like us who would support them. We'll secretly support them and we'll assist them, but we can't openly do that because we have families and we are always at the risk of losing everything. So there's that. But my message is very very clear: build yourself up physically, mentally. इस देश को चेंज करना है, इस देश को बदलना है, तो फिजिकली मेंटली अपने आप को बदलना पड़ेगा. एजुकेट अपने आप को एजुकेट करो. डोंट गेट ब्लाइंडेड बाय प्रोपागेंडास ऑफ रिलीजन, कास्ट. ये सब चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती हैं. एट द एंड ऑफ द डे, इफ़ यू आर लिविंग अ गुड लाइफ, इफ़ यू गेट टू spend time with your family, if you get to breathe good air, if you have quality of life, if you have dignity of life, that's all that matters. So I would suggest that people who are trying to divide this country on the basis of these things, you should reject those people, become more active.